जिन्हें अपनी पढ़ाई करने में टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है या फिर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, वो जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करना चाहो वो कर लो या फिर ग्रुप में कर लो। अभी प्रीलिम्स 2022 के लिए हम लोगों ने कुछ प्लान किया है। 100 के आसपास मॉक टेस्ट हैं और करंट अफेयर की मैगजीन भी कवर करते हैं, मैप्स की भी स्टडी करते हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यू कैन कॉन्टैक्ट एडमिन एंड ज्वाइन जूम लाइब्रेरी। पहला टॉपिक हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं: डिजिटल राइट्स, ऑनलाइन कैंपेनिंग, ईवीएम और लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। देखो, ईवीएम वाला और ये लोकल रिजर्वेशन है ना, ये पहले भी आ चुके हैं। तो ईवीएम वाला तो क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं, और लोकल रिजर्वेशन में रिसेंटली एक अपडेट हुआ था, तो ये टॉपिक तो आई थिंक पूरा डिटेल में ही रिपीट हुआ है, सिर्फ हेडलाइन चेंज हुई है इसकी। बट हम सारे कवर करेंगे, न्यूज़ इन शॉर्ट भी कवर करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैंने डेली एडिटोरियल स्टार्ट किए हैं, 10-10 मिनट के होते हैं, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, और उनका रिवीजन भी हो जाएगा 1 महीने के बाद। सो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और पीडीएफ वगैरह भी आपको टेलीग्राम से मिल जाते हैं। बाकी पीडीएफ तो आप कहीं और भी सर्च कर सकते हो, बट अगर थोड़ा हाईलाइट वगैरह देखने का मन हो तो टेलीग्राम पर जाओ, वहाँ पर फाइल सेक्शन जो होता है ना, उसमें सारी पीडीएफ मिल जाएगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ सकता है आपको नीचे, बट यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स। पहले टॉपिक में हम बात करेंगे डिजिटल राइट्स की। तो वर्ल्ड में ग्लोबली पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोपियन कमीशन है, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, यार एक काम करते हैं, डिजिटल राइट्स क्रिएट करते हैं और कुछ प्रिंसिपल यानी कि कुछ सिद्धांत भी हो सकते हैं। तो ये 26 जनवरी 2022 को ये प्रपोजल आया था कि बेसिकली एक डिक्लेरेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता भी है, इसका नाम बर्लिन डिक्लेरेशन है। अब बर्लिन जर्मनी की कैपिटल भी है और वहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। उन्हीं का एक डिक्लेरेशन है डिजिटल सोसाइटी को लेकर। यूपीएससी कैन फ्रेम ए क्वेश्चन ऑन दिस कि प्रीलिम्स में आ सकता है डिजिटल सोसाइटी को लेकर के फॉलोइंग में से कौन सा डिक्लेरेशन है। 3-4 डिक्लेरेशन के नाम दे देंगे और वहाँ पर आपको चूज़ करना होगा। तो प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के डिक्लेरेशन इनिशिएटिव्स की। जाहिर सी बात है, डिजिटल सोसाइटी को लेकर के होगा तो लोगों के राइट्स डिजिटली, है ना, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना। पॉलिसी मेकर जो होते हैं, जो लोग नीतियाँ बनाते हैं हमारी, जैसे सिविल सर्वेंट्स क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करना होता है। इन सब में गाइडेंस के तरीके पे डिक्लेरेशन काम करता है। अभी जो डिजिटल इन्होंने प्रपोज़ किया है उसमें कुछ 6 मेजर चीज़ें प्रपोज़ की गई हैं। ये प्रपोज़ल है, ये भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, इनकी ड्राफ्टिंग होगी, डिटेल में होगा, उसके बाद डिबेट्स होते हैं, फिर इनका जब फाइनलाइज हो जाएगा तो ये दोबारा से भी न्यूज़ में आ सकता है। तो हमें एक आइडिया चाहिए कि ये डिजिटल राइट्स क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के बन सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने वाली बात है। पीपल एट द सेंटर, यानी कि आप बेसिकली सेंट्रलाइजेशन की बात करें कि जो भी पॉलिसी बनेगी डिजिटल की, तो बीच में पीपल को रखना है। यू विल ऑलवेज हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द सिटीजन्स। इसमें इतना कहना चाह रहा था कि उनके राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सको रिस्पॉन्सिबली। फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए। अब हमारे पास राइट टू फ्रीडम होता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की फ्रीडम होती है। तो डिजिटल राइट में आपके पास अपनी चॉइस होनी चाहिए, किस तरह के प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करना चाहते हो, कितनी देर तक यूज़ करना चाहते हो, कब आप अपनी प्राइवेसी को शेयर करना ओपन रखना चाहते हो, यू वांट टू कीप इट सीक्रेट, ये आपके पास अपनी चॉइस होनी चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी, वही हैक वैक ना कोई कर ले, कोई फिशिंग अटैक्स नहीं हो, कोई मालवेयर वगैरह की चीज़ें ना हो आपकी प्राइवेसी को लेकर के। सॉलिडारिटी एंड इंक्लूजन। सॉलिडारिटी का मतलब होता है जब आप चीज़ों को किसी ग्रुप के सपोर्ट के साथ करते हो, और इंक्लूजन मतलब मिलजुल कर करना। तो डिवीज़न क्रिएट नहीं होने देना है, यूनिटी को प्रमोट ज़्यादा करना है। तो उसमें इंटरनेट का भी एक मेजर रोल होता है, वहाँ पर डिजिटल स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज भी होती हैं। पार्टिसिपेशन, देखो आप ये की टर्म्स को समझने की अगर कोशिश करोगे ना, ये बड़े अच्छे कीवर्ड्स होते हैं। ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जो आपको यूपीएससी में आंसर राइटिंग में बहुत मदद करते हैं। और मैंने ऐसे 400 कीवर्ड्स का आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया हुआ है, लिंक उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो पूरी हैंडी बुकलेट है उसमें ऑलरेडी है वो सब कुछ। फिर वही सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो सस्टेनेबल वर्ड कहाँ से निकल के आया था, ब्रंटलैंड कमीशन से। अब यही एग्जांपल दे सकते हैं मे बी वो कि बर्लिन डिक्लेरेशन, ब्रंटलैंड कमीशन, इनमें से कौन सा था जो डिजिटल सोसाइटी को प्रमोट करता है। ऐसे यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा आपको। सस्टेनेबिलिटी का सीधा सा अर्थ होता है जो चीज़ पास्ट में थी उसको अभी प्रेजेंट में उसको सस्टेन करना, और उसको फ्यूचर में भी कैसे सस्टेन कर पाओगे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की चीज़ों की बात की जाती है। अभी डिजिटल राइट्स होते क्या हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पर मेजर जो मुद्दा होगा, राइट्स मतलब हक। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं आर्टिकल 12 से और आर्टिकल 35 तक। फंडामेंटल राइट्स अगर किसी को याद करने में दिक्कत हो तो मैंने उनकी निमोनिक्स की भी पीडीएफ आपको दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में ही है। तो हम बात करते हैं एक्सप्रेशन और प्रिवेसी, ये दो हमारे मेजर पिलर्स होंगे डिजिटल राइट्स में।
लोग कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया को, है ना, कंप्यूटर वगैरह पे क्या एक्सेस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। तो अगर हम बात करें तो ऑलरेडी जो हमारा डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है ना, उसका एक एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन हमने अप्लाई किया है ऑनलाइन वर्ल्ड पर। ज़रूरत क्या है हमको ऐसे डिजिटल राइट्स की, और नीड हमें कब फील होती है, जब वहाँ पर हमें कहीं ना कुछ कोई चैलेंजेस देखने को मिल रहे होते हैं, कंसर्न देखने को मिल रहे होते हैं। तो कंसर्न क्या चल रहे हैं भाई, हमारी गोपनीयता, प्रिवेसी को लेकर के चल रहा है। हमारा पर्सनल डेटा लोग शेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट, कंपनीज, साइबर क्रिमिनल हो सकते हैं। देखो आज की वर्ल्ड में डेटा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो डेटा को लेकर होगा। हालांकि 20 साल पहले जो बात की जा रही थी वो थी कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा वाटर को लेकर, बट अब स्टोरी थोड़ी सी चेंज हो गई है। आईसीटी इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है ना, ये आईसीटी के बाद ये लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होता है, होपफुली ना हो, बट जस्ट इन केस होता है तो वो डेटा को लेकर होगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास बहुत सारा डेटा होता है, गूगल के पास बहुत डेटा होता है, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन, उसका कंट्रोल बहुत मेजर है। बिजनेसेस को भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यू ऑल नो अबाउट WFH, वर्क फ्रॉम होम। तो बिजनेसेस हैं सब डिजिटलाइज हो रहे हैं धीरे धीरे। स्टार्टअप्स ऐसे बहुत सारे जिन्होंने आज तक कोई फिजिकल ऑफिस क्रिएट ही नहीं किया है, वो सब ऑनलाइन ही रन कर रहे हैं। तो अगर हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, तो हमारे जो MSMEs होते हैं ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, इनको अपने आप में बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक तो इनका बिजनेस एक्सपैंड करेगा, इंक्लूसिवनेस बढ़ जाएगी ना, और इनमें बहुत ही फेयर और सिक्योर तरीके से डेटा आपका एक्सेस हो सकता है। हमें एनहेंस करना है इंडिविजुअल्स का ट्रस्ट। देखो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे लर्नर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे जॉब सीकर हो, चाहे कंज्यूमर हो, हर व्यक्ति जब एक इकोसिस्टम के अंदर सेटअप हो जाएगा, एक डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर, तो उसका ट्रस्ट गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मेरा मोबाइल नंबर न जाने कितने 50 तरह की ऐप्स में यूज़ हो रहा होता है, 50 तरह के अकाउंट्स होते हैं। वहाँ पर मेरा ट्रस्ट कैसे हो कि ये ऐप बहुत वैलिड है या नहीं, सेफ एंड सिक्योर है नहीं, इसलिए हमको चाहिए मेरा कोई डिजिटल राइट्स होने चाहिए। सपोर्टिंग दी वर्कर्स इन एडजस्टिंग टू चेंजेस। अब आप लेबर मार्केट को अगर डिजिटलाइज कर दोगे तो उसमें उनका एक तो लाइवलीहुड मेंटेन के लिए, है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाली चीज़ आती है, उनका वेलबींग और बढ़ जाएगा, उनको लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी ना। एजुकेशन में रीस्किलिंग हो गया या फिर आप बोलो अपस्किलिंग हो गया, दोनों ही फैक्टर में उन्हें सपोर्ट मिलेगा। पैंडेमिक के कारण काफ़ी कुछ हाईलाइट हुआ था, कनेक्टिविटी, डेटा का एक्सेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और एक जो डिजिटल डिवाइड जो टर्म यूज़ किया रहता है, इस पर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आ भी चुका है मेंस में। ये सब चीज़ें भी राइट नाउ पैंडेमिक के अंदर हाईलाइट हो गई थी। तो ये सब चीज़ें हम आसानी से टैकल कर पाएंगे अगर हमारे पास डिजिटल राइट्स होते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो भी हम इनिशिएटिव्स लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, डिजिटलाइजेशन प्लान को लेकर, उनको अलाइन कर देना, सबको एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेके आना, ताकि सब एक रफ्तार से चलें, आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज रहें। कुछ आइसोलेटेड रिमोट यानी कि दूर दराज के इलाके हो गए, ऐसे एरिया जहाँ पर डेंसिटी बहुत कम है। देखो जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ पर डेवलपमेंट भी कम होती है, ये भी बात है। दिल्ली का एरिया मोस्ट डेवलप्ड काउंट होता है नदर्न रीजन में, लेकिन वहाँ पर डेंसिटी भी हाईएस्ट है ना। अगर हम जाते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आइसोलेशन है थोड़ा सा, वहाँ पर डेंसिटी लोवेस्ट रहती है। अगर आप सिक्किम की बात करो तो अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, बहुत लो डेंसिटी है यहाँ पर इन एरियाज़ में। तो वहाँ पर डेवलपमेंट कंपैरेटिवली कम ही होता है, क्योंकि जब लोग नहीं होंगे तो आप रिसोर्सेज को इनपुट करोगे तो उसका रिटर्न कितना मिलेगा, है ना। तो वहाँ डेवलपमेंट कंपैरेटिवली कम होती है। इन रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास डिजिटल राइट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फिर हम एक डेमोक्रेसी भी प्रमोट करना चाहते हैं, तो कुछ बच्चों का भी हम पार्टिसिपेशन करवाएंगे। अगर हमारे को उनको राइट्स मिल जाएंगे तो विमेन को, गर्ल्स का पार्टिसिपेशन हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, लीडरशिप बढ़ेगी यहाँ पर, है ना। सिक्योर डेटा मैनेजमेंट हम करना चाहेंगे, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, दोनों सेक्टर की बात की जा रही है। डायमेंशंस याद रखना यूपीएससी के अंदर, प्राइवेट एंड पब्लिक, यूपीएससी बहुत पसंद करता है डायमेंशंस को। अब पहले एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, फिर हम देखते हैं क्या कुछ कंसर्न्स हैं। तो ये जो इनिशिएटिव्स हैं ना, ये वर्ल्ड लेवल पर बताए गए हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज़ में गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ सिविल सोसाइटीज़ ने लिए हैं। सिविल सोसाइटीज़ का टॉपिक आपको पता है न्यूज़ में भी आया था 2-3 महीना पहले, और मैंने इसका एक माइंड मैप भी आप लोगों को प्रोवाइड भी किया हुआ था, और ये टॉपिक अभी रिसेंटली मीन्स में भी आया था। तो जो हैंडी बुकलेट है उसमें इसका मैप भी ऑलरेडी, माइंड मैप अवेलेबल था, सिविल सोसाइटी और NGOs वाला जो टॉपिक था उसका। तो ब्राज़ील में एक इंटरनेट बिल ऑफ राइट्स है, और एक क्रिस्टचर्च कॉल है न्यूजीलैंड का, एक पेरिस कॉल है, इंडिया का भी हमारा जो PDP बिल है। अच्छा, ये जो PDP बिल है ये भी हम लोगों ने न्यूज़ में कवर कर लिया पहले, एंड रिसेंटली मैंने एक एडिटोरियल भी इस पर पोस्ट किया था टेलीग्राम चैनल पर, जो मैं डेली ऑडियो वाला एडिटोरियल करता हूँ। तो ये अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने पास ऑन किया, तो हम बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फाइनली एक बिल बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। नेशनल पॉलिसी है, इंडिया की ही है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसिबिलिटी को लेकर, और यूरोपियन यूनियन का एक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन भी है। ये तो गवर्नमेंट के थे, बट सिविल सोसाइटीज़ भी करती रहती हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर।
और स्टेट लेवल के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर। जैसे मनीला प्रिंसिपल्स हैं इंटरमीडियरीज लाइबिलिटी के लिए। इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? यही सब, फेसबुक क्या है, इंटरमीडियरी है एक तरीके से। रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, दिल्ली डिक्लेरेशन है जस्ट और इक्विटेबल इंटरनेट के लिए। चार्टर एक फरमान, चार्टर को फरमान बोलते हैं। कुछ यूनिवर्सल गाइडलाइंस भी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, और दूसरे भी हैं। असिल मोर एआई प्रिंसिपल, एआई मतलब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, प्रिंसिपल यहाँ पर ये सिद्धांत होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये तो इनिशिएटिव्स थे, बट स्टिल वी हैव सर्टेन कंसर्न्स एंड चैलेंजेस। पहले तो डिजिटल डिवाइड, ये डिजिटल डिवाइड अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है, मैं इसका माइंड मैप में सब कवर कर चुका हूँ, अच्छे अच्छे फैक्ट्स, इश्यूज़, चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। तो ये वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो इस टॉपिक को। वल्नरेबल टू मिसयूज़, वल्नरेबल का मतलब था आप कितना एक्सपोज हो किसी थ्रेट को लेकर, कि कल को हो सकता है इन चीज़ों को मिसयूज़ किया जाए, है ना। एक होता है कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बढ़ सकता है ना। डेंजरस मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, फेक न्यूज़ हो सकती है। और एक होता है जीनोफोबिया, जीनोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, तो वो चीज़ बढ़ सकती है, रेसिज्म बढ़ सकता है। राइजिंग इनइक्वालिटीज़, ये डेटा है बहुत अच्छा, तो मुझे लगा मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया, आई थॉट कि आप नोट डाउन कर लोगे। अच्छा, कुछ चीज़ ऐसी जो ग्रीन में हाईलाइटेड है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप उनको अलग से नोट डाउन कर लेना। 2019 में 87% के आसपास जो इंडिविजुअल थे डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलप्ड माने यूरोपियन नेशंस, अमेरिका, कनाडा, है ना, ये डेवलप्ड में आते हैं, तो इन्होंने यूज़ किया था इंटरनेट को। लेकिन अगर हम बात करें एलडीसी की, जो एलडीसी होता है ना अपना लीस्ट डेवलप, वहाँ पर सिर्फ 19% लोगों ने यूज़ किया था। तो अगर आप देखो तो कितना बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है। तो डिजिटली अगर आप चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो ना, तो उससे गैप भी क्रिएट हो रहा है, इनइक्वालिटीज़ बढ़ भी रही हैं। प्रिवेसी का इशू है, सीधी सी बात है, यू ऑल नो अबाउट दिस थिंग। डिजिटली फैसिलिटेटेड रिप्रेशन, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी होती हैं जैसे कि जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स हैं। अब आप बात करो नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, वहाँ तो खैर इंटरनेट फेसबुक का कोई मामला है ही नहीं। यू कैन टॉक अबाउट रशिया, यू कैन टॉक अबाउट सम अफ्रीकन नेशंस ऑल्सो, एंड यू कैन टॉक अबाउट सम लाइक चाइना की बात कर लो। यहाँ पर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, ये अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के लिए सेंसर कर देती हैं एक्सप्रेशन को, इंटरनेट ब्लॉक कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, या फिर कुछ वेबसाइट्स को अपने अकॉर्डिंगली रन करेंगे। ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, रिप्रेस करते हैं। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है हर जगह के ऊपर, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स वगैरह भी होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। और लैक ऑफ फोकस ऑन दी चाइल्ड राइट्स, एक पॉलिसी अप्रोच है चिल्ड्रन के डिजिटल राइट्स को लेकर जो बहुत ही कॉशियस रहते हैं। पॉइंट ये कि बच्चों को किस हद तक अलाउ करना है इंटरनेट पे, क्या कुछ उनके लिए ब्लॉक करना है, कितना नहीं करना है, उनके पास उनके कितने डिजिटल राइट्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है हमेशा ही। तो हम आगे क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड हमारा क्या हो सकता है? हमको ह्यूमन सेंटर टेक्नोलॉजी क्रिएट करना होगा। देखो राइट्स में जो प्रपोजल आया था ना, वहाँ पर भी पहले पीपल एट द सेंटर को मेंशन किया गया था। सो कनेक्ट दीज पॉइंट्स, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स ही होंगे, उनको डिजिटल प्लेयर्स बनाना है, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना है। तो ह्यूमन बींग्स को हमें सेंटर पे रखना होगा कि भाई इनके वेलफेयर के लिए काम करना है, जो भी चीज़ इनके अगेंस्ट जाएगी उस पर हमें रोक लगा देनी है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो पर्सनल डेटा होगा उसे हम कम से कम कलेक्ट करें, जहाँ एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट हो वहीं कलेक्ट करें, अदरवाइज हम अवॉइड करें पर्सनल डेटा का कलेक्शन। हमें ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना है, हमारी कुछ एथिकल वैल्यूज़ है, जो हमारी नीतिक जो वैल्यूज़ होती हैं, नैतिक जो वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैल्यू अभी नहीं आ रहा, क्लिक नहीं कर रहा, बस एथिक्स को हम नैतिक आचार, ये सब आचार विचार वाली बातें होती है ना, नैतिकता। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन हमको मेंटेन करना पड़ेगा डिजिटल एरा के अंदर। मल्टी स्टेक होल्डर मतलब होता है हिस्सेदार। अब आप बात सोचने की कोशिश करो, डिजिटल वर्ल्ड में कौन कौन हिस्सेदार होगा? भाई गवर्नमेंट होगी, प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, एनजीओज़ होंगी, सिविल सोसाइटी होंगी, सिटीजन्स होंगे, फार्मर्स हो सकते हैं, कोई भी इंजीनियर, हर तरह का पर्सन होते हैं। तो हमें इन सब के कोऑपरेशन को प्रमोट करना है कि सब आपस में कोऑपरेट करें ना। स्टैंडर्ड्स कॉमन होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स का माने क्या होता है? अब भाई कार्स बनती हैं तो हर कार की जो कंपनीज़ होती हैं ना, इनके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई स्टीयरिंग जो होगा वो इस तरीका होना चाहिए। इंडिया में एक स्टैंडर्ड है कि आपका जो गाड़ी का स्टीयरिंग होगा वो राइट साइड में होगा। लेकिन आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे, जैसे आप यूएस में जाते हो, तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड होता है। तो हमें डिजिटल वर्ल्ड में भी ऐसे कुछ स्टैंडर्ड सेटअप करने पड़ेंगे, तभी हम मल्टी स्टेक होल्डर्स का प्रमोशन कर पाएंगे, तभी इनका कोऑपरेशन होगा। ग्रीन और डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इनको रिकॉग्नाइज़ करना। अब यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इनोवेशन को बैलेंस करना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है और हम कितना इनोवेट कर पा रहे हैं। डेटा प्रोटेक्शन की एजेंसी को सेटअप करना पड़ेगा, इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। तो ये वे फॉरवर्ड वाली चीज़ें थी, दोबारा बता देता हूँ। अगर आप एक चीज़ याद कर लेते हो ना, चैलेंजेस, तो आपको वे फॉरवर्ड याद करने की खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ भी आप नोट्स बनाते हो। हाँ, बस सिर्फ रीड कर लो नोट्स बनाते टाइम कि भाई ठीक है, ये कुछ बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिल गया तो कोई बात है, अदरवाइज़ आप सिर्फ चैलेंजेस याद कर लो और एक दो प्रैक्टिस कर लो। आपको ये रहेगा कि चैलेंजेस से ही आप वे फॉरवर्ड क्रिएट कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। तो पहला टॉपिक इतना ही था, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
यूपीएससी की जो ऑल इन वन हैंडी बुकलेट है ना, इसमें डाउनलोड करने पे आपको जो भी मिलेगा वो आपके प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में आने वाले हर मोस्टली एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों कंटेंट कवर होते हैं। तो जो भी आपको मिलेगा वो सब डिजिटल वर्जन में मिलेगा, एंड कुछ पीडीएफ में, कुछ जेपेग में, वो आपके ईमेल पर ही आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 700 से ऊपर माइंड मैप्स हैं, स्टैटिक और डायनेमिक हर तरह के, मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगा। जो भी यहाँ पर मेंशन है मैं हर एक चीज़ आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो या कुछ हॉट टॉपिक्स देख लो, रिवीजन टेक्निक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, 400 से ऊपर आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स हैं, टॉपर्स डेटा है, कुछ शेड्यूल, आंसर राइटिंग चेकलिस्ट, निमोनिक्स, कोट्स वगैरह, एथिक्स वगैरह के लिए, और मेंस के क्वेश्चनर भी हैं, काइंड ऑफ मेंस की टेस्ट सीरीज़ एक तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सब कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर उसके बाद आपको कैसे डाउनलोड करना है वो भी इसी पार्ट में कवर हो जाएगा। तो जो आपको दिखाया जाएगा एग्जैक्टली आपको वही मिलेगा। जो 700 प्लस माइंड मैप्स इसमें आपको मिल रहे हैं ना, उनमें मेजर जो सोर्सेज होते हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सनसेट टीवी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, हिंदू हो गया, मेजर इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, पीआरएस हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, इन पर ना बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं। उनमें जो टॉप प्रायोरिटी के होते हैं और जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना वो, तो अगर आप अभी देखोगे ना मेंस 2021 में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक्स भी हाईलाइट करूँगा, मोर देन 20 प्लस टॉपिक्स थे जो इन माइंड मैप से आपके कवर हो गए थे। 20 प्लस टॉपिक्स ऑलरेडी उसमें से कवर हो चुके हैं। मैं आपको एक बार सैम्पल दिखा देता हूँ किस किस तरह के टॉपिक्स होते हैं। तो ये आपके सामने माइंड मैप्स हैं सारे के सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 के। ये दिसंबर वाली अगर आप देख रहे हो, लास्ट में जो सेकंड लास्ट फोल्डर है, इसमें भी 21 आइटम्स हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस पर काम चल रहा है, तो जब तक कि वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, पर ये वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी होगी और मैं इनको पीछे से अपडेट कर दूँगा, तो ये अपडेट होकर आपको मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहोगे तो जैसे मैं आपको सितंबर का ही दिखाता हूँ, मान लीजिए कोई कि जैसे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो मोटिवेशन क्या था, अपोजिशन क्यों हुआ, इनिशिएटिव्स और क्या क्या किए गए थे, है ना, इंडस्ट्रियल कोड के ऊपर क्या कुछ काम किया गया है, क्राइम इन इंडिया की जो रिपोर्ट थी, एनसीआरबी के ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स, एनसीआरबी अपने आप में क्या होता है, उसके अलावा जो ये बाग प्रिंट वाला जो ये कल्चर वाला टॉपिक्स होता है फैब्रिक्स वगैरह में, डिफेंस का एक्विजिशन प्रोग्राम प्रोसीजर जो था वो हो गया, कुछ दूसरे स्टैटिक वाले टॉपिक्स भी होते हैं, काकतीय डायनेस्टी के बारे में अगर पढ़ना हुआ हो तो, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, अभी मेंस 2020 में 21 में S400 के ऊपर आ गया था, ग्राउंड वाटर वाला जो टॉपिक हो गया, जोग्राफी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या है, वे फॉरवर्ड गाइडलाइंस, कितना यूजेज है, बैकग्राउंड क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको, हल्का हल्का आइडिया था। नमामि गंगे वाला था, इश्यूज़ क्या हैं, वे फॉरवर्ड, मेन पिलर्स, एम ऑब्जेक्टिव, इम्प्लीमेंटेशन, स्टेटस, मार्स ऑर्बिटर मिशन का था, उसमें होता क्या है, मिशंस कौन से गए हैं अभी तक। पॉलिटी का अगर आप देखते हो तो जैसे क्वेश्चन आर हो गया, सिग्निफिकेंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जीरो आर क्या होता है, बहुत सारे मिलेंगे। मैं आपको रैंडमली कुछ कुछ मंथ्स के ऊपर से उठा के दिखा देता हूँ। फूड सिक्योरिटी को लेकर के टॉपिक हैं, जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये मेंस में आया था 2020 में, मिलता जुलता, इसको पढ़ के उसका आंसर किया जा सकता था। हेल्थ का डेटा हो गया, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, इंडिया चाइना के मतलब करंट वो इंटरनेशनल रिलेशन तो पूरा कवर्ड है, इंडियन ओशन रीजन को भी देख लो, जोग्राफिकल देख लो, पब्लिक हेल्थ को लेकर, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी की बात करते हैं तो स्टेट ऑफ द एजुकेशन का जो रिपोर्ट था वो है, स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग हो गया, सारे टॉपिक्स मतलब जो वो कह सकते हो ना आप, मन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स भी कह सकते हो, वो भी सब है। आर्म किंगडम के बारे में अगर पढ़ना हो तो वो भी है। उसके बाद ये अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग, ये जोग्राफी का अपडेट था, डिज़ास्टर वाले टाइप का। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या होती है, नोडल अथॉरिटी कौन होता है, बार्स क्या क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, जीएम क्रॉप्स का टॉपिक हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, उस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे आपको। नेशनल हाइड्रोजन मिशन वाला हो गया, नासा का जो मार्स वाला था, नंदा देवी ग्लेशियर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ रोड सेफ्टी वाला जैसे देख लो। तो एवरी टॉपिक जो आपके मेंस के सिलेबस के लिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं देखा अर्थक्वेक का मैनेजमेंट, ये आपको पता होगा कि भी आया था, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड बोल के ना 3 टॉपिक आए थे, आपके सामने ही दिखा रहा हूँ मैं, ये चीज़ें मेंस में आए थे अभी। मरीन लिटर का हो गया, उसके बाद नक्सल वायलेंस का भी हो गया, ऐसे टेररिज्म के भी हैं, साइबर वाले भी हैं बहुत सारे। और इंडिया की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी साउथ एशिया में, अब आपको पता होगा टॉपिक आता है एशिया और अफ्रीका का, ठीक है, तो आते रहते हैं। अभी इसमें सारे दिखाने मतलब नाम आपके सामने बोल रहा हूँ बट आपको दिख जाएंगे। रूरल हेल्थ के ऊपर भी था, रूरल का एक टॉपिक आया था प्राइमरी वाला, ध्यान करो मतलब चेक करो, मेंस का पेपर ओपन करो, प्राइमरी हेल्थ सिचुएशन रूरल एरिया में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था एक मेंस में अभी। सस्टेनेबल फूड सिस्टम वाला हो गया,
स्टेट और रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स वाला हो गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मिक्स है प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, है ना। सस्टेनेबल फूड सिस्टम, मान लो इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी का पूरा जो कोड है हमारा, और जुवेनाइल जस्टिस बिल हो गया। जो भी मेजर बिल होते हैं ना वो सब के सब कवर्ड होते हैं। लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, नेशनल जो हमारा वो बैड बैंक वाला टॉपिक है, अर्बन डिजिटल मिशन हो गया, डिजिटल के ऊपर भी टॉपिक आया था, और स्पेस टूरिज़्म, मान लो जस्ट इन केस कल को कोई टॉपिक बन जाता है तो क्या क्या प्राइवेट वेंचर्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं और इश्यूज़ क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन तो मैंने दिखाई दिया आपको। सितंबर का अगर देखते हैं तो एयर पॉल्यूशन का मेजरमेंट, है ना, एग्रीकल्चर का कितना डेट है इंडिया में, सर्कुलर प्लास्टिक इकॉनमी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया। बहुत ज़्यादा टॉपिक है यार मेरे को तो। फर्स्ट क्वाड समिट, क्वाड का देख लो, ये टॉपिक आया था मेंस में, पहले आ चुका है 2021। मिथेनॉल इकॉनमी क्या होता है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बहुत डिटेल में है। सेकेंडरी हेल्थ का था ये वाला, है ना। अभी जो टॉपिक आया था वो प्राइमरी हेल्थ का था। जिसने सेकेंडरी हेल्थ पूरा डिटेल में कवर किया होता है उसको आइडिया भी होता है कि कुछ भी नहीं आता ना, तो इस टॉपिक से वो हिंट लेकर के प्राइमरी में कर देता कि जो सेकेंडरी में है उसके ऑपोजिट जो होगा वो सारा का सारा प्राइमरी में होगा। अभी टॉपिक आया था वीमेन इन एग्रीकल्चर, जुडिशरी वाला, ये रहा फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स हैं ये। कुछ एक्स्ट्रा माइंड मैप्स भी हैं, जैसे एक आधार रिपोर्ट का था, आधार को लेकर के था सारा का सारा। और स्टैटिक में है जैसे FPOS हो गया, फॉर्मेशन प्रमोशन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या कुछ होते हैं उस तरीके से। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर का भी हो गया है, सबके इश्यूज़, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड सब कुछ मेंशन है। ARC, उसके इशू, एडवांटेजेस, रोल क्या होता है, वे फॉरवर्ड अबाउट एवरीथिंग इज़ कवर्ड। भारत स्टेज नॉर्म्स भी हो गया, बाल गंगाधर तिलक, स्टैटिक के टॉपिक्स हैं उनके बारे में किसी को पढ़ना हो। बायोटेक्नोलॉजी का क्या होता है, ब्रांचेस, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, उनको एड्रेस करना। कार्नेटिक म्यूज़िक, कंसोलिडेशन ऑफ बैंक, कम्युनिटी, साइबर सिक्योरिटी, आपको पता है साइबर सिक्योरिटी का हर दूसरे बार इस बार भी आया था मेंस में टॉपिक। हिंदुस्तानी म्यूज़िक, गांधार स्कूल, गगनयान, फॉरेन ट्रैवलर्स कौन से थे इंडिया वाले। उसके बाद इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशंस, है ना। अब ये देखो, इंडिया भूटान, इंडिया अफ़गानिस्तान, है ना, इंडिया बांग्लादेश, चाइना, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे हैं। मतलब ये इंडिया के पास्ट के रिसेशंस कौन से रहे थे। डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर 700 से ऊपर हो चुके हैं ये आपके। मैरिज को लेकर के था, मान लो लॉज, फैक्ट एंड फिगर, इशूज़, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, फेवर में, अगेंस्ट में। मॉडर्न स्लेवरी क्या चीज़ होती है। उसके अलावा ओशियन डी ऑक्सीजनेशन क्या कॉन्सेप्ट होता है। PM किसान सम्मान निधि स्कीम की बात करनी हो अगर किसी की, फसली बीमा योजना वाला क्या था। कितने बताऊँ मैं, मतलब बोलते बोलते थक जाऊँगा मैं, इतने टॉपिक्स हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज की रिकमेंडेशन, एग्जाम्पल, पोटेंशियल, नीड, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। फार्मर्स के जो एक्ट आए थे वो भी थे, स्वच्छ भारत वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स हैं यार, मोर देन 700 हैं। और मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं। जनरली जो सनसेट TV के ऊपर बहुत हिट होते हैं, बहुत डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, हमको उनके डेप्थ में जाना पड़ता है। तो अगर हमने ऊपर से कवर कर लिया ना तो वी हैव आइडिया किया कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो ये मेरी रेंज से बाहर नहीं है। बात की जाए निमोनिक्स की तो ये बहुत सारे कंटेंट को याद करने में बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो ये कुछ इंडेक्स है, थर्मल पावर प्लांट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, राइट्स हो गया, प्रीएम्बल के कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, 6 शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, टाइप्स ऑफ राइट्स, इनके सब के निमोनिक्स आपको मिल जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स से क्या कुछ लिया गया, रिवर डैम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, उसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। 2021 में तो लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट किया था क्वेश्चन, बट नहीं आया, बट स्टिल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, बाद में आएंगी। और बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स हैं आपके सामने। फर्स्ट 5 ईयर, ये सारे 5 ईयर प्लान के शॉर्ट हैं। नॉर्थ सी कंट्रीज़ हो गया, स्टेट शेयरिंग बॉर्डर विद भूटान, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने, इंडेक्स है। अब मैं जल्दबाजी में सारे दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ऑल दिस इंडेक्सेस विल बी, ये सबके निमोनिक्स होंगे यहाँ पर, छोटे छोटे, मोर देन 85 के आसपास पेजेस हैं इस पूरे में। और ये कितने हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है, मतलब इनका काउंट ही नहीं है कोई। तो सारे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही याद हो जाती हैं। जो चीज़ें याद ना हो, मान लो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में याद करना हो तो आप सीधा एक्सक्यूज़ मी याद करो। ये एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, सर्विस हो गया, मार्केट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, इस तरीके से। डायरेक्ट टैक्स में याद करो vpro.co.in, वेल्थ, प्रॉपर्टी, कॉर्पोरेट इनकम, है ना। कोर इंडस्ट्रीज़ के लिए CCC फंड्स हो गया, C3 फंड्स हो गया। और मिसाइल्स अंडर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात करें तो पटना, इस तरीके से होते हैं सारे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये याद करने में बहुत हेल्प कर देती हैं। कुछ एक दो हिंदी में भी हैं, कुछ चीज़ें ना, कभी कभी हर एक चीज़ ऐसी ईजी नहीं हो पाती, तो हिंदी वाले भी टाइप के भी हैं, इंग्लिश भी हैं। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, राम की, काली की, काश महान होते, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जैसे दूसरे तरह के निमोनिक्स है, ब्राइटेस्ट स्टार को लेकर, 4 DNA, एसेंशियल अमीनो एसिड्स को लेकर हैं।
तर सो मच ऑफ कंटेंट की सारा तो याद कर भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है ये। आपको 400 से ज़्यादा कीवर्ड्स मिलेंगे जो आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए 6 E's हैं, तो आप लिख सकते हो एंगेजमेंट, ईथोस, एथिक्स, इक्वालिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। 5T हो गया ट्रेड, टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेडिशन। स्मार्ट बैलेंसिंग कैन बी यूज टू रिस्पेक्ट टू चाइना, है ना। इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करते हो। वाटिका हो गया वैल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी, इंक्यूबेशन सेंटर इन एग्रीकल्चर। इंडिया के बारे में आप बात कर सकते हो, मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर एशिया। 3G की बात कर सकते हो, गुड फॉर यू, गुड फॉर प्लानट, गुड फॉर प्रोड्यूसर, ये एनवायरनमेंट में यूज़ हो सकता है। ABCD में अवॉर्ड, बाईपास, कंफ्यूज, डिले। रोड में रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे बहुत सारे मोर देन 400 के आसपास कीवर्ड्स हैं। 2E की बात करें, 2 चीज़ों पर काम करना है, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे। तो ये आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं और कंटेंट को शॉर्ट करने में हेल्प करते हैं। आप इन्हें सेंटेंसेज में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, पार्ट वाइज हैं, उसमें आर्टिकल्स है, वैसे हर जगह मिल भी जाते हैं, बट इसलिए साथ में वो प्रोवाइड कर दिया कि थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो स्टिल इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें याद करने में हेल्प मिलेगी। इफ़ यू कैन गेट अ प्रिंट आउट तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। डेली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप अपना टास्क मेंशन करो, व्हाट टू डू, उसमें टारगेट रखो, टोटल उसमें अपने आप को पॉइंट्स दो और जितना परफॉर्म करते जाओ उसके पॉइंट्स लिखते चलो। आपकी डेली परसेंटेज की परफॉर्मेंस की डेटिंग भी आ जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी और आपको अपना एवरेज परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कि मेरा 5 दिन का एवरेज परफॉर्मेंस कितना था। और आपके सामने एक यहाँ पे ग्राफ भी जनरेट हो जाएगा, तो आपको आइडिया रहेगा। और 2 तरह के ग्राफ अपने जनरेट कर सकते हो। तो एक सैम्पल है, जैसे आपका टास्क ABCD था, आप अपना लिख सकते हो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अपनी मर्जी से जो आपको करना है वो करो। किसी में आपको स्टडी करना होगा, किसी में आपको रिवाइज़ करना है, किसी में आपको नोट्स बनाने हैं। टारगेट अपना लिख सकते हो। फिर मान लो आधा काम किया तो 5 पॉइंट दे दो, पूरा कर लिया तो 10 दे दो, थोड़ा ज़्यादा किया तो 7। फिर इनका अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परसेंटेज बनता रहेगा और यहाँ पर आपका ग्राफ जनरेट होता रहेगा और आपकी जो 5 दिन की एवरेज है वो भी निकलती रहेगी। अब यहाँ पर जितना काम यहाँ कंप्लीट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली एवरेज निकली है कि दिस पर्सन हैज़ डन 16.93%, ये एवरेज काम है। तो अगर आपकी एवरेज तकरीबन 80% या फिर उसके +-2%, -5 लगा लो, 75 से अगर 85-90 की रेंज में रहती है, देन आपका जो स्टडी को लेकर के जो आपका एवरेज परफॉर्मेंस चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो अपनी हर 5 डेज़ की। फिर ये प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर्स हैं, ये टॉपिक वाइज हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आर्ट एंड कल्चर का हो गया, फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए और उसके बाद नीचे अलग अलग तरह के टॉपिक्स भी आएंगे। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा, उसमें थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के तो कम है। ये बहुत पुराने क्वेश्चंस, अगर आप देखोगे तो 1979 तक के भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैंशनड है और आप देखोगे इनमें रिपीटिशन आपको देखने को मिलेगा। सेम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मेंस के हैं, ये 1999 से पेपर वाइज हैं। अब वो तो टॉपिक वाइज थे, ये पेपर वाइज, लाइक GS 1, 2, 3 एंड 4। 2020 का जो GS 4 का पेपर है वहाँ तक आपके पास सीक्वेंस है पूरा का पूरा। देन इसके बाद मेंस के काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज़ तरीके से है, उसमें क्वेश्चंस की टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग में है ताकि आपको समझने में आसानी हो। एंड देयर आर GS 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, ऐसे मोर देन 500 क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। और इवन अगर आपको लगे कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी तो एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक अपने मन के अंदर ही एक इसका आंसर फ्रेम करने की कोशिश करो, तो ये रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल है कि ये क्वेश्चन मेरे से छूट तो नहीं गया। मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन है 1800 से स्टार्ट करके और लास्ट तक जब अपनी मॉडर्न हिस्ट्री चलती है, तो छोटे छोटे किस्से होते हैं। अब आपको देखने को मिला होगा 2020 में भी मॉडर्न हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डेट स्पेसिफिक थे। तो टाइमलाइन आपको पढ़ते रहने से क्या होता है, मेजर इवेंट्स कब कब कौन से हुए थे, तो रिवाइज करने में बहुत जल्दी काम हो जाता है। अननेसेसरी पूरी बुकलेट को नहीं पढ़ना पड़ता। कोट्स हैं, टाइप वाइज भी हैं, जैसे टाइप वाइज में एजुकेशन को लेकर कंपैशन, इंटीग्रिटी, साइंस एंड टेक, रिलीजन, मटेरियलिज्म, डेमोक्रेसी, ऐसे अलग अलग हैं। और थिंकर्स की कैटेगरी में भी है, यानी कि अब थिंकर्स के हिसाब जैसे महात्मा गांधी हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, बट यहाँ पर इंटेंशन ये नहीं थी कि इनको सिर्फ प्रोवाइड करना है, इंटेंशन थी कि छोटे वाली कोर्स प्रोवाइड करनी है। जितना छोटा कंटेंट होता है, छोटी कोर्स याद हो जाती हैं, बड़ी कोर्स याद नहीं हो पाती। तो थिंकर के अकॉर्डिंगली भी हैं और वैसे टाइप्स वाइज भी हैं। तो बहुत छोटी छोटी कोर्स रखने की कोशिश की अगर आप देखोगे तो, जैसे कुछ बड़ी हो भी जाती हैं। जैसे जेन ऑस्टिन की बहुत छोटी सी है, एंग्री पीपल आर नॉट ऑलवेज वाइज। यू कैन यूज़ दिस इन एथिक्स, इन एसे, इवन GS में भी कहीं पर अगर सेंस बने तो आप यूज़ कर सकते हो। ये रेपिटेशन पाइपलाइन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आपको करना क्या होता है ना, अगर आपको अपना रिवीजन का टाइमलाइन बनाना है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे जहाँ जहाँ पर टॉपिक A है येलो कलर में, आप इसको रिप्लेस करो। अभी एक्सेल शीट मिलती है आपको, तो यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस Ctrl+F और उसके बाद रिप्लेस में आके टॉपिक A को रिप्लेस कर दो। मान लीजिए आपका पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स था, तो आपने नून में फर्स्ट डे को मान लो यहाँ पर पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो आप जब इसको रिप्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रहेगा कि यार मुझे सोने से पहले एक बार फंडामेंटल राइट्स को रिवाइज करना है बहुत क्विकली 5 मिनट का। और नेक्स्ट डे मुझे सेकंड डे में मुझे मॉर्निंग में स्लीप के बाद मुझे एक बार सबसे पहले कल वाला रिपीटेशन करना है। अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि आपको ना रोज़ रोज़ बैठ के नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, पेपर पे लिखना नहीं पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पर एक बार रिप्लेस करोगे तो आपको फिर अगले दिन 4th डे जब आप बैठोगे तो आपको नई चीज़ पढ़नी है, टॉपिक C, यानी हो सकता है मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है यहाँ पर,
तो आपको उसके बाद याद रहेगा कि यार मैंने ना 3-4 दिन पहले ये किया था फंडामेंटल राइट्स, ये आज मुझे रिवाइज़ करना है। तो ये तो सबको पता है कि रेपिटेशन इसी तरीके से काम करता है। तो आपको बस ये करना है, फिर आप 11th डे चाहो तो अपना सारे का सारा एक दिन बैठ के सिर्फ रिवाइज़ कर सकते हो। ये एक्सेल शीट का कंटेंट यू कैन एक्सटेंड इट, बट मैं कहूँगा कि 10 डेज़ का इज़ फाइन। लोग ना 7 डेज़ का बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, बचपन से हमको आदत है, स्कूल टाइमिंग में 10-12 साल वहाँ स्पेंड किया तो माइंड की बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई है कि संडे को रेस्ट करना होता है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, संडे को अभी भी ब्रेक ले लेते हैं। इट शुड नॉट बी देयर, हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना होगा कि यूपीएससी इज़ नॉट स्कूल वाला एग्जाम, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम। तो इसलिए इसको कीप इट 10 डेज़ एंड 11th डे पर एक फुल रिवीजन करना। बाकी 4th डे पर, लोग बोलते हैं 3rd डे, आई वुड से कि कीप इट ऑन 4th डे। थोड़ा सा वो जो कॉमन पैटर्न होता है ना उसमें लथार्जी आ जाती है, उसको चेंज करने से फ्रेशनेस आती है। ये टॉपर्स का कुछ डेटा है, अगर आप लोग जिन लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी होती है ना उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। अभी इसमें 2020 के जो टॉपर हैं शुभम कुमार सर, उनका डेटा भी ऐड किया नहीं है, बट ये आपको वाया अपडेट मिल जाएगा। इसमें है क्या सीन, जैसे ईरा मैम का था, टीना मैम का था, नंदिनी मैम का। अब आप नोटिस करोगे कि इन लोगों की यहाँ पे मार्क्स वगैरह लिखे हैं। अब इफ़ यू लुक एट इट ना, सो जैसे टीना मैम का था वो GS2 में क्या होता है, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एंड शी हैज़ बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट। इन्होंने ग्रेजुएशन में यही किया था, बट यू सी कि इनके मार्क्स यहाँ पर बहुत कम है। बट इन्होंने यहाँ इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इन्होंने ऐसे में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वहीं पर आप अगर कनिष्क सर का देखोगे तो इन्होंने ऑप्शन में बहुत सही परफॉर्म किया था। और आप अनुदीप सर का देखोगे, इनके ऐसे बहुत अच्छा था, इनका GS 1 और 2 बहुत सही था, है ना। आप प्रदीप सर का देखोगे तो इन्होंने एथिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 157। तो आपको इन सब मार्क्स को देख के ना ये आइडिया लगेगा कि यार इनके ना कुछ ग्राफ्स प्रिपेयर होते हैं। यू सी दिस जोन एंड दिस जोन, ये ऐसे का जोन है ना, ये ऑप्शनल का जोन है, और इवन ये वाला भी, ये एथिक्स का जोन है। आपको यहाँ पर ना एक ग्राफ ओवर 150 के आसपास दिखाई देगा, बट इफ़ यू लुक एट दिस GS 1, 2 एंड 3 ना, ये ग्राफ आपको 100 के रेंज के आसपास दिखाई देगा। ऐसी चीज़ें, इसमें बहुत सारे ग्राफ्स हैं, इंडिविजुअल भी हैं और भी बहुत सारा डेटा ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा कि यार किस टॉपर ने कैसे कहाँ दिमाग लगाया, कितने लोग कहाँ अपीयर होते हैं, कितना पॉइंट सिलेक्शन होता है, ये 0.010 का, ये सब आप पढ़ोगे, इट विल हेल्प यू अ लॉट। यूपीएससी की जो ऑफिशियल रिपोर्ट होती है उसमें ये 69th रिपोर्ट का डेटा है, 70th रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कोरोना था बीच में तो उन्होंने ज़्यादा अपडेट नहीं दिया उसमें, मैंने उस रिपोर्ट को देख लिया था। तो ये वाला जो डेटा आपके पास है ये हेल्पफुल है, आपको ये आइडिया लगेगा कि किस किस स्ट्रीम से कितने तरह के लोग आते हैं। अच्छा, ये एग्जाम में लिखना नहीं है आपको, है ना, बट इट्स वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर ओन स्ट्रैटेजी, अपना प्लान बना रहे होता है ना कि मुझे कहाँ पे काम करना है ना। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपको इसमें दिख जाएगा कि कितने लोग अपीयर हुए थे, कितने रिकमेंड हुए थे। इफ़ यू लुक एट इट, ज्योग्राफी में देखो 2000 के आसपास लोग अपीयर होते हैं, बट आप वहीं पर देखोगे बॉर्डर लैंग्वेज में एक बंदा अपीयर हुआ और एक का ही सिलेक्शन होगा, तो 100% सिलेक्शन रेट हो गया। बाकी सब सब्जेक्ट्स का भी है, जैसे PSIR हो गया, पबैड हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपको उनका सक्सेस रेट पता चलेगा कि इसमें कितने लोग अपीयर करते हैं, उसमें कितने के चांसेस होते हैं। जैसे सिंधी लैंग्वेज की बात करो, 2 लोग अपीयर हुए, एक का सिलेक्शन भी हो गया। इस तरीके से बहुत सारे डेटा और भी डेटा इसमें ऐड होता रहेगा। सो ये बहुत हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए कि आप इन सब कंटेंट को यूज़ करो एंड यू एनहांस योर प्रिपरेशन एज सून एज पॉसिबल। अब इसे डाउनलोड कैसे करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है डाउनलोड का, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे देखो 50% सुपर सेल लिख रहा है, आपको एक कोड यूज़ करना है UPSC 50, इसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जो मैंने आपको सारा कंटेंट दिखाया था वो आपको रेड में दिख रहा है, ये नीचे राइट बॉटम कॉर्नर में, ये ऑल इन वन है, वो सारा डेटा जो आपको दिखाया था वो सब इसमें मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें, 7 शेड्यूल थे, हॉट टॉपिक्स से, आंसर राइटिंग, कीवर्ड्स के लिए, वो चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं थी क्योंकि वो डायरेक्ट आपको पैकेज में मिलेंगी। तो जो कुछ लिखा हुआ है ये सब आपको मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट है ना UPSC 50 का, ये सिर्फ इस पर चलेगा, ऑल इन वन वाले पर। बाकी कुछ लोगों को होता है कि उन्हें सारा कंटेंट नहीं चाहिए होता है, उन लोगों के लिए सेपरेट भी है, माइंड मैप्स है, निमोनिक्स है, अलग अलग कलर में, ग्रीन, ब्राउन, ग्रे, ब्लू, येलो, ये कलेक्शन आप देख सकते हो, टाइटल पढ़ के आपको वो चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। पर इनके ऊपर UPSC का डिस्काउंट कोड नहीं चलेगा, डिस्काउंट कोड सिर्फ ऑल इन वन वाले पर चलेगा। तो यू कैन डाउनलोड दिस और अब ये कंटेंट जो है आपके ईमेल पर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपने ईमेल में ऐसे दिखाई ना दे कि मैंने पेमेंट कर दिया, वैसे कभी कभी होता है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी थ्रू टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपने सिंपली पेमेंट किया तो अपने ईमेल पर जाओ, वहाँ पर सर्च करना है ऐसे इंस्टा मोजो या फिर वो UPSC हैंडी बुकलेट, तो आपको ईमेल में मिल जाएगा वो। और रही बात अपडेट की, तो अपडेट में जब कंटेंट आपको मिलेगा ना, ये बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये कवर भी नहीं कर पाते हैं लोग। बट स्टिल मेरा क्या, इसमें कोई अपडेट का ऐसा रूल है नहीं, बट स्टिल मेरा क्या होता है कि मैं उसे अपडेट करता रहता हूँ, तो आई कीप सेंडिंग इट। तो जिस दिन आपका परचेज होता है उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स की डेट तक, ठीक है, डेट ऑफ परचेज से अगले 3 महीने तक अगर मैं कोई अपडेट क्रिएट करता हूँ तो मैं आपको ईमेल पर भेज देता हूँ। उसकी नोटिफिकेशन अगर आपको चेक करनी हो कि क्या कोई अपडेट क्रिएट हुआ है या फिर आएगा या नहीं आएगा, तो जो टेलीग्राम का लिंक है ना नीचे, आप उसको ज्वाइन कर लो। जो भी नोटिफिकेशन होती है अपडेट की उस टेलीग्राम चैनल पर ही भेजी जाती है, तो यू कैन चेक दैट एंड आपके लिए वो आसान हो जाएगा। ये डिस्काउंट कोड ज़रूर यूज़ कर लेना। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑनलाइन कैंपेनिंग। तो रिसेंटली पैंडमिक देखो चल ही रहा है, अभी आपको पता है,
और उसी के साथ साथ आपको पता होगा कि जो तीन स्टेट्स में हमको हर दिन आप न्यूज़ में देखते होगे इलेक्शन के ऊपर चल रहा है, यूपी, पंजाब, गोवा, और हर दिन आप पॉलिटिशियंस के डिबेट्स एंड कमेंट्स सुनते रहते हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि भैया फिजिकल रैलीज मत करो, इधर उधर घूम के पब्लिक को इकट्ठा मत करो, क्योंकि हेल्थ का बहुत रिस्क है, पैंडेमिक कभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ऑन गोइंग है। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप वर्चुअल कैंपेनिंग करो, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे करो, जहाँ पर लोगों को अपने डिवाइस से आपकी बातों को सुन सकें, आपके थॉट्स को वो एक्सेस कर पाएँ। तो इलेक्शन कैंपेनिंग में यही चीज़ होती है जहाँ पर कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, अपनी पोजीशन बताते हैं वोटर्स को, भाई इस इशू पर हमारी ये पोजीशन है, इस मुद्दे को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ऑनलाइन कैंपेनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओगे जैसे ट्विटर, फेसबुक है, बल्कि आप लोगों को ऑडियो मैसेज भी फॉरवर्ड करते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, आप फ़ोन कॉल, जब आपको पता हो एक बार मुझे याद है जब दिल्ली के इलेक्शंस हो रहे थे लास्ट टाइम, तो किसी को भी दिल्ली में आप फ़ोन करते थे ना, तो वहाँ पर सीधा फ़ोन उठा के वो उनका आई थिंक कॉलर ट्यून वगैरह का कुछ था, और कभी कभी आपके पास कॉल भी आता था, तो उसमें आवाज़ आती थी कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ करके। तो वो मुझे बड़ा फ़नी लगता था उस टाइम पर, बट अब समझ में आ रहा है कि वो एक तरीके से वर्चुअल कैंपेनिंग होती थी। तो फिर आप एलईडी की मतलब वैन्स वगैरह होती हैं, उनमें आप एलईडी स्क्रीन लगा करके उस पर कुछ म्यूज़िक वीडियो प्ले करके आप सिटी में उसको रन कर सकते हो, रिमोट विलेजेस में। इसे बोलते हैं वर्चुअल कैंपेनिंग करना। ऑडियो वीडियो एनिमेशन हो सकती है, डिजिटल बैनर्स हो सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, एक तो पैसा बचता है, सेफ्टी होती है, दूसरा आप बिलियंस ऑफ यूज़र्स तक पहुँच सकते हो, क्योंकि फेसबुक, यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल है इन कंपैरिजन टू फिजिकल रैलीज़। फिर आपको सोशल मीडिया से ना एक अच्छा खासा एनालिटिक्स मिल जाता है कि आपके कौन से पर्टिकुलर कैंपेन को, पोस्ट को ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया है, तो आपको ये आइडिया लगता है कि अच्छा लोग इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, तो आप अपने टारगेट वोटर्स को अच्छे से चूज़ कर सकते हो। वहीं पर आपके पास बहुत सारे कमेंट, लाइक, शेयर के ऑप्शंस होते हैं, तो आपके पास एक फीडबैक एंगेजमेंट का भी तरीका होता है। ऑल्सो यू कनेक्ट बियॉन्ड कैंपेनिंग, है ना, आप पॉलिसी के थ्रू अपने लोगों को बहुत कुछ प्रोवाइड भी करते हो, लेकिन वोटर्स के पास एक ऑप्शन रहता है, वो आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया। फिर कोविड-19 की रिक्वायरमेंट्स है, देखो सेफ्टी इज़ द वन थिंग जिसको ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगा। हम लोगों ने देखा है पैंडेमिक में हमारे देश में भी काफ़ी नुकसान हुआ था। फिर जो कुछ पॉलिटिकली न्यू कमर्स होते हैं ना, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है, उनको एक वाइडर रीच मिल जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है, छोटी छोटी पार्टीज़ नई नई बनती हैं, वो लाइमलाइट में आ नहीं पाती हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन कैंपेनिंग करेंगे तो कुछ तो दिक्कत रहेगी भाई। पहला तो होता है ऑनलाइन कैंपेनिंग को रेगुलेट कौन करेगा, है ना। इस ई कैंपेनिंग को रेगुलेट करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इलेक्शन कमीशन के जो रिसोर्सेज होते हैं वो अपने आप में ऑलरेडी बहुत लिमिटेड होते हैं। ट्रांसपेरेंसी कंसर्न होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो सकता है कि भाई कोई वेबसाइट है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई वेबसाइट किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रही हो, हमें नहीं पता चल पाएगा, है ना। कुछ बोट्स वगैरह होते हैं, वो टारगेटेड डिसइंफॉर्मेशन के कैंपेन्स को रन कर सकते हैं। इस बातों को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कैंपेनिंग ऑन दी वेज इश्यूज़, अगर हम ऑनलाइन कैंपेनिंग करते हैं तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कुछ वो ऐसे वेज इश्यूज़ जैसे कि इमिग्रेशन वगैरह, वेलफेयर वगैरह हो गया, ये लार्जली सीक्रेट में रखे जाते हैं, पता नहीं चल पाता इन चीज़ों का। फिर सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्या होगा, है ना, कंट्री से रन किया जा रहा है उस ऐड को, कंट्री के बाहर से ऐड वगैरह को कोई रन कर रहा है, पता नहीं चल पाएगा। एक्सपेंडिचर के बारे में, इंटरमीडिएट्स का क्या रोल रहा था, डेटा को कैसे उन्होंने मतलब जो पोस्ट वगैरह कैसे क्यूरेशन हुआ है, इन्फॉर्मेशन का डिस्प्ले साइट्स पे कैसे हुआ है, कितना ट्रांसपेरेंट मैनर था, कितना ओपेक था, ऑथेंटिकेशन कहाँ से हुआ, ये सब कुछ इश्यूज़ हैं जो हमको फेस करने पड़ेंगे। स्मॉलर पार्टीज़ को हो सकता है कोई डिसएडवांटेज हो जाए, है ना, क्योंकि लार्ज पार्टीज़ के पास जाहिर सी बात है, देखो ये तो इलेक्शन ई कैंपेनिंग हो चाहे फिर फिजिकल कैंपेनिंग हो, ये तो पॉइंट दोनों जगह पर होता है कि जो बड़ी पार्टीज़ होती हैं उनको बेनिफिट होता ही है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में इस पर बात की थी, मैंने माइंड मैप के बारे में बताया था, तो डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में से कर लेना। प्रिवेसी का भी वही, डेटा प्रोटेक्शन बिल वगैरह। दूसरे कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉक्सीज़ वगैरह हो सकती हैं पॉलिटिक्स पार्टीज़ के द्वारा यूज़ किया जाए, कुछ हेटफुल कैंपेन हो सकते हैं, कुछ फेक न्यूज़ हो सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब पर होती है। अब इलेक्शन कमीशन को रेगुलेट करने के लिए क्या कुछ करता है, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीज़ें मेंशन की थी। उन्होंने कहा कि जिस सोशल मीडिया के ऊपर आप अपना प्रमोशन करोगे, आप उसकी ऑथेंटिक डिटेल सबमिट करोगे। जब आप नॉमिनेशन भर रहे हो उसमें कैंडिडेट को सबमिट करना पड़ेगा, भाई ये मेरा सोशल मीडिया का ऑथेंटिक अकाउंट है। फिर प्री सर्टिफिकेशन के भी कुछ, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह क्रिएट करोगे सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर डालने के लिए, उनका कुछ प्री सर्टिफिकेशन होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रोविज़न जो भी आप कंटेंट पोस्ट करोगे वहाँ पर भी अप्लीकेबल होंगे। सोशल मीडिया का जो एक्सपेंडिचर होगा ये आपके एडवर्टाइजमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर में ऐड ऑन होगा। फिर ECI जो है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उनको मॉनिटर करने के लिए कुछ सेल्स भी सेटअप करेगा, जिनको हम बोलेंगे सोशल मीडिया सेल्स। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, और क्या करें, पर्सनल डेटा, ऑब्वियस सी बात है, जब तक वो बिल नहीं आएगा तब तक ये मुद्दा हमेशा रहेगा।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ट्विटर की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वो खुद इस बात को ध्यान रखें कि कोई बायसनेस ना करें, है ना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उनको भी भेजा जाए कि भाई ये इस तरीके से इलेक्शन का ये होता है, और वो भी इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पार्टीज़ वगैरह जो हैं वो कोई फेक न्यूज़ या फिर कोई हेट स्पीच वगैरह स्प्रेड ना करें। जो भी रेगुलेट करने के मेथड्स थे, जैसे ये सब मेथड्स हैं ना, ये सब रेगुलेट करने के मेथड्स हैं, तो इनको भी हमें टाइमली अपडेट करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि इनको बना के छोड़ दिया और फिक्स, क्योंकि देखो सोशल मीडिया एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो हमें अपने मेथड्स को, रेगुलेशन के मेथड्स को भी चेंज करते रहना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबको समान लेवल मिले, ऐसा नहीं कि किसी को बोल दिया जाए, मान लो ए पार्टी, इसको बोल दे भाई तुम सिर्फ फेसबुक पे करोगे, बी पार्टी को बोल दे रहे तुम सिर्फ ट्विटर पे करोगे, ये सब नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिल जाए। जर्नलिज्म के अंदर बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं, जैसे सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज़ भी होती हैं, उनको एनकरेज किया जाए, है ना, कि वो अपने लेवल पर पहले खुद चीज़ों को हैंडल करें, ताकि गवर्नमेंट के पास कम से कम प्रेशर हो, गवर्नमेंट बाकी जो मेजर इश्यूज़ होते हैं उनको भी टैकल करती रहे। ऐसा ना हो कि हर चीज़ का प्रेशर कभी इलेक्शन कमीशन पे आ रहा है, बार बार सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो ये टॉपिक था ऑनलाइन कैंपेनिंग वाला, छोटा सा ही टॉपिक था। इसी के साथ साथ ये एक थोड़ी सी एडिशनल न्यूज़ हैं। तो रिसेंटली जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर का लिमिट था ना, वो इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया था दोनों लेवल के लिए, सेंटर लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो क्या बढ़ाया था, रीज़न उन्होंने बता दिया था कि भाई कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वगैरह होता है और इलेक्टर्स बढ़ चुके हैं कंट्री में पॉपुलेशन वगैरह के कारण। खर्चा बढ़ाया कैसा है, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, यानी कि हम सेंटर की बात करते हैं, तो पहले थे 70 लाख रुपीज़, है ना, और अब उसको बढ़ा के कर दिया 95 लाख रुपीज़ तक का आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो इलेक्शन का। उसके बाद अलावा बात करते हैं अगर स्मॉलर स्टेट्स की, वहाँ पर पहले अगर 54 लाख रुपीज़ था, तो अब उसको बढ़ा करके कर, ये मतलब सेंटर में ही है ये लोकसभा के लिए, तो 54 से बढ़ा कर कर दिया उसको 75। लेकिन अगर हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं, तो जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पहले 28 लाख हुआ करता था, अब उसको 40 लाख कर दिया है। स्मॉल स्टेट्स में पहले 20 लाख हुआ करता था, अब उसको 28 लाख कर दिया गया है। तो खर्चा बढ़ा, आप ज़्यादा खर्चा कर सकते हो इलेक्शन कैंपेनिंग में, इस बात का एक अपडेट है थोड़ा सा। पंजाब के जो असेंबली पोल्स थे उनको रिसेंटली थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया था गुरुदेव रविदास जयंती के सेलिब्रेशन के तौर पर, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो पोस्टपोन करने का जो प्रोविज़न है ये कहाँ पर मेंशन्ड है। तो ये RPA 1951 में मेंशन्ड है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, RPA 1950 और 1951 भाई ये दोनों क्लियर कर लेना, दोनों में ना कुछ डिफरेंसेस हैं, और ये UPSC पूछ सकता है। पहले आए हैं RPA के ऊपर क्वेश्चंस, और मेंस में भी आया हुआ है ये, मैंने माइंड मैप्स ऐसे प्रोवाइड कर रखे हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा इंडियन पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ लेना इस दो टॉपिक, दोनों एक्ट को, दोनों में डिफरेंसेस खासकर क्या क्या हैं। तो यही कुछ थे, 7-8 मिनट का ये टॉपिक था ऑनलाइन कैंपेनिंग वाला, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों पर। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे, और भी बहुत सारे थे, मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। COP26 अभी मेंस में आया था 2021 में, हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था, कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। वुमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता, आर्कटिका भी माइंड मैप ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था, ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे। CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेट फाइनेंस है जो कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का WHO के जो गाइडलाइंस थे ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हमारा थर्ड टॉपिक है EVM को लेकर। ये भी आसान सा टॉपिक है, आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही हुआ होगा। तो अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक सिटीजन्स कमीशन है, उनकी एक रिपोर्ट आई थी इलेक्शंस को लेकर के, वहाँ उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी EVMs एंड VVPAT को लेकर। देखो आपको पता होगा EVM क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, VVPAT क्या होता है ना। तो हम इसको रिवाइज़ ही करेंगे। ये टॉपिक आप एनीवे अपने स्टैटिक में बहुत डिटेल में पढ़ते भी हो, तो थोड़ा रिवीजन के तौर से ही देखना है इसको। हाँ, जो कोई पहली बार ही पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बाकी लोग सिर्फ को रिवीजन के तौर पर देखना। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिकली एक मशीन होती है। पहले क्या करते थे, एक बॉक्स होता रहा ना, आपके पास एक पेपर होता रहा, उसके ऊपर आप अपना एक वो या तो बहुत पहले तो नाम लिखे जाते थे,
है ना, कि उसके ऊपर आप नाम लिख दो, या फिर बाद में क्या आने लगा था कि पेपर होता था उसके ऊपर आप एक स्टैंप लगा देते थे, तो अलग अलग तरीके से पेपर वाला होता था और उसमें अपडेट होते रहते थे, है ना, पैटर्न चेंज होते हैं। जो लोगों ने वोट वगैरह किया होगा पहले कभी, या फिर किसी स्टेट में अभी कुछ किया होगा, उनको पता होगा पेपर वाली वोटिंग कैसे होती है। अब वो मशीन आ गई है, मशीन होती है, उस पर नाम होता है और बटन होता है, आप नाम देखो और पार्टी का या फिर जो कैंडिडेट का, और बटन दबा दो तो आपकी वोट हो जाती है। 2 यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है और एक बैलेट यूनिट होती है, दोनों को केबल से ज्वाइन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बैटरी से चलती है ना। और 2 कंपनीज है मेजरली, कंपनीज़ के नाम याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दीज 2 कंपनीज। पहली बार देश में ये असेंबली में यूज़ किए गए थे इन 1982 में, बहुत पहले केरला में। एक और आइडिया देता हूँ, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पहली बार यहाँ पर हमारे कंट्री में मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट हुई थी। हिंट दे देता हूँ, 2000 से पहले हुई थी, इतना हिंट दे देता हूँ। कौन सा स्टेट में हुई थी और कौन से ईयर में हुई थी मिड डे मील स्कीम, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे ही पता होना चाहिए पहली बार ईवीएम यहाँ पर हुआ था, तो ये भी एक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये इलेक्शन में यूज़ करना लीगल है, ठीक है। और ये RPA 1951 में मैंशनड है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था ना, आप RPA के बारे में डिटेल में पढ़ लेना, तो उसमें ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ईवीएम के बारे में जो लीगैलिटी है वो कौन से प्रोविजन में, कौन से एक्ट में है, 50 में है, 51 में है। तो एक ईवीएम के अंदर 2000 वोट्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 64 कैंडिडेट्स के बारे में उसको कैटर किया जा सकता है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव, यानी कि मान लो एक आपकी मशीन के ऊपर 25 कैंडिडेट्स होते हैं और आपको 25 में से किसी को वोट नहीं करना है, तो नीचे होता है नोटा, ये नन ऑफ द अबव, मैं किसी को वोट नहीं करना चाहता। ये भी अपने आप में एक काफ़ी टॉपिक है अच्छा, जिसके ऊपर आपको पता होना चाहिए डिटेल में। अरेंजमेंट्स उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है और पहला जो पार्टीज़ का फिगर होता है, फर्स्ट कैंडिडेट्स होते हैं नेशनल पार्टीज़ के, उसके बाद स्टेट वाली पार्टीज़ के कैंडिडेट्स होते हैं। फ़ायदे क्या क्या होते हैं भाई, इनको मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आइडिया रख लेना। प्रोसेस सिंपल हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, सेविंग्स बढ़ जाती हैं। पेपर में ना बहुत पेपर वेस्ट होता है, तो मशीन में क्या है कि मशीन एक बार बना दी, मल्टीपल टाइम यूज़ हो जाती है अलग अलग इलेक्शंस में। सिक्योर होता है, स्टैंड अलोन मशीन है, कोई दूसरा इंटरनेट वगैरह, कोई वाईफाई ब्लूटूथ कुछ कनेक्ट नहीं होता। काउंटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। बूथ को कैप्चर करना बहुत वो होता है, डिस्करेज करते हैं। आप लोगों को याद होगा एक मूवी थी अनिल कपूर की और श्रीदेवी की, उसमें अनिल कपूर एक ट्रेड यूनियन में, उसमें नहीं सॉरी एक लेबर यूनियन में होता है, वहाँ पर उनकी आपस में कुछ ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर वोटिंग होती है लेबर यूनियन का हेड बनाने के लिए, तो वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग हो जाती है। जो इलेक्शन के डब्बे होते हैं उनमें इंक वगैरह डाल देते हैं, तो मुझे उस मूवी से याद था कि बूथ कैप्चरिंग क्या होता है। सैम्पल हेडलाइन होता है, तो बेसिकली आप उसमें टेस्टिंग भी कर सकते हो, सब कुछ रहता है। अब ईवीएम को लेकर के आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत चीज़ें क्वेश्चंस रेज़ किए जाते हैं इलेक्शन के बाद। तो जैसे ये जो 3-4 स्टेट्स में अपना चल रहे हैं इलेक्शन, इसके बाद देखना कोई ना कोई पार्टी होगी जो पक्का बोलेगी कि ईवीएम्स को कहीं ना कहीं टैंपरिंग हुई थी। तो फ्रॉड होने की ससेप्टिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है कि हैकर किसी तरीके से जुगाड़ करके इनको हैक कर ले, है ना, टैंपरिंग कर सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी है, ध्यान रखना। ग्लोबल प्रेसिडेंस है, कुछ कंट्रीज़ ने ईवीएम्स को बंद कर दिया है, नेदरलैंड्स ने, आयरलैंड ने अबेंडन कर दिया था, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन ने 2009 में इनको स्क्रैप कर दिया था। सीक्रेसी की कमी रह सकती है, हो सकता है कि कोई ना कहीं कोई जो अथॉरिटी में हो पावरफुल, कोई इनको मिसयूज़ करे, इनकी सीक्रेसी को रिवील कर दे, है ना। डेटा किस किस का हो रहा है, मिसयूज़ किया जा सकता है कैंडिडेट की नॉलेज को। स्टोरेज और काउंटिंग के कंसर्न होते हैं। देखो एक डिसेंट्रलाइज मैनर में स्टोर करते हैं, जैसे कि आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हो स्टेट के अंदर डिफरेंट, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों को पुलिस वगैरह जो डिफेंस के लिए CRPF वगैरह तैनात करने पड़ते हैं। नहीं, CRPF होता है, CISF होता है इनके लिए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आई थिंक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, हाँ CRPF को साथ में लगाया जाता है। हाँ, इफ़ आई एम रॉन्ग ऑन दिस, CRPF ना होकर अगर CISF है तो आप कमेंट में मुझे बता देना, जितना आई थिंक CRPF ही है। कंक्लूजन ये है कि बार बार पॉलिटिकल पार्टीज़ थोड़ा सा डाउट्स रेज़ करते हैं कि इनको हैक किया जा सकता है, टैंपर किया जा सकता है, तो उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज़ किए जाते हैं। इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन करने के लिए, जो वोटर की प्रेफरेंस वगैरह को सेटअप करने के लिए, पॉलिटिकल मैंडेट को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग करने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर अच्छे से एफिशिएंट और प्रिसाइज वोटिंग होती है तो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन भी मजबूत होते चले जाते हैं। तो टॉपिक तो हमारा यही था, कुछ और चीज़ भी देख लेते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था, ईवीएम की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। तो उन्होंने कहा कि वीवीपैट मशीन इंस्टॉल कर देते हैं। अब वीवीपैट में क्या होता है, वीवीपैट का टॉपिक यहाँ पर है, वो एक इंडिपेंडेंट मशीन होती है, अलग से इंडिपेंडेंट है, तो ये वोट को वेरीफाई कर देती है। जब आप वोट कास्ट कर देते हो उसमें बैलेट में, तो क्या होता है कि एक स्लिप प्रिंट होके आती है, इसके ऊपर सीरियल नंबर होता है, नाम होता है, सिंबल होता है
और ये 7 सेकंड तक डिस्प्ले होती है। कंसर्न क्या है, पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये जो रिस्पॉन्स टाइम है ना 7 सेकंड का, ये बहुत कम है ना। और वीवीपैट को भी हैक तो किया ही जा सकता है, डिजिटल चीज़ है ना, ये नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि हैक प्रूफ है। इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हैक प्रूफ नहीं है। नासा भी हैक हुआ है एक ज़माने पे, याद रखो, नासा बहुत सिक्योर चीज़ है, ठीक है। तो वर्ल्ड की जो मोस्ट वेबसाइट में, गूगल में भी, वेबसाइट में भी एरर निकाल देते हैं लोग, तो हैक कुछ भी हो सकता है। और आई थिंक मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वर्ल्ड का जो पहला वायरस था उसका नाम ब्रेन था, और पाकिस्तान के किसी हैकर ने बनाया था वो शायद। ओके, तो माल फंक्शनिंग हो सकती है, एक तो एक्सट्रीम वेदर में इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ये ध्यान रखना, हैकिंग हो सकती है। तो ये वीवीपैट होती है वेरिफिकेशन के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने सजेशन दिया था कि भाई कुछ वोट्स का ना स्लिप्स का काउंटिंग करो, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर कुछ वोट्स की काउंटिंग करो, आप चेक करो, मतलब मैनुअल काउंटिंग करके देखो कि डेटा ठीक एंटर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये इलेक्शन कमीशन ये भी करता है इनिशिएटिव, ताकि कुछ एक वेरिफिकेशन होता है, एक सॉलिडिफाई कर देता है उस वैलिडिटी को, और इंश्योर करता है कंटिन्यूसली लोग पार्टिसिपेट करते रहें, हर तरह के स्टेप्स लेने की कोशिश करता है इलेक्शन कमीशन। ऐसा क्यों कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों बोलता है कि ईवीएम जो उनको हैक करना, मैनिपुलेट करना मुश्किल है। पहली बात तो उन्होंने कहा कि इसमें 275 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, कोई इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होता है ना, और एक सैनिटाइज कंडीशन में इसको रखा जाता है। इसकी जो चिप होती है ना वो राइटेबल होती है सिर्फ एक बार लिख दिया तो उसको फिर एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, तो उसको रीड या ओवरराइट करना मुश्किल होता है। फिर बहुत ही फिजिकल सेफगार्ड्स होते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट करते टाइम, स्टोर करते टाइम बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी में रखा जाता है, तो कोई भी इसी कैंडिडेट को पता नहीं चलता कि कौन सा स्विच उसको अलॉट किया गया है। सीरियल नंबर जो होते हैं वो पार्टी के वेरी कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं पर उसका सीरियल नंबर है, एक पर कहीं का है। और इसको स्टार्ट होने से पहले उसका फिडेलिटी टेस्ट होता है, फिडेलिटी मतलब होता है ट्रस्ट वाला, है ना। तो ईवीएम को आप स्टफिंग नहीं कर सकते, यानी कि 7 सेकंड तक उसमें आप कुछ दूसरा स्टेप ले नहीं सकते, यानी कि स्टफ बार बार दबाए जा रहे हो, आपको एक ही बार दबाना होगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा 7 सेकंड। और अगर कोई माल फंक्शनिंग होती भी है तो वो डिटेक्ट बहुत जल्दी हो जाती है। अगेन दिस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद बस न्यूज़ इन शॉर्ट है। टॉपिक नंबर है 1.4, लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। अक्सर हम लोग रिजर्वेशन की बात सुनते हैं पब्लिक सेक्टर में, यानी कि गवर्नमेंट में। यहाँ पर बात की जा रही प्राइवेट सेक्टर में भी क्या गवर्नमेंट रिजर्वेशन करवा सकती है। आज तक आपने नहीं सुना होगा ना ये चीज़ें, बट ये होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इस पर हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रहती है और हमेशा ये डिबेट का एक पार्ट रहती है। कोर्ट में केसेस, लिटिगेशंस, पिटिशंस चल रहे होते हैं इसमें। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डिटेल में, ये भी रिपीट हुआ है। रिपीट क्यों हुआ है, इसमें एक अपडेट आया है। हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक चैलेंज किया है, क्योंकि उनका एक ऑर्डर था जिसका नाम था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को, मतलब बेसिकली हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि, अरे यार मुझे सही समझा दो, हरियाणा ने एक प्रोविज़न निकाला था कि भाई जो वहाँ की प्राइवेट कंपनीज़ है ना, उनमें 75% लोग हरियाणा के ही होने चाहिए। तो ये मुद्दा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसने बोला कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, कि आप ये जो 75% रिजर्वेशन दे रहे हो इससे तो बाकी लोगों को फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और ये तो कहीं बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होंगे यहाँ पे। तो अब हरियाणा गवर्नमेंट चली गई है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो हमें ये अपडेट तो यही है, बाकी जो मुद्दा क्या था डिटेल में वो हम पढ़ लेते हैं। 2020 में ये एक आया था हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 का, जिसको शुरुआत करनी थी जनवरी 15, 2022 से। होता क्या है, प्राइवेट सेक्टर, वर्ड यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर फोकस दो। अक्सर रिजर्वेशन पब्लिक में होता है, गवर्नमेंट में। तो जिनकी सैलरी 30,000 रुपये से कम है ना, जहाँ पर, उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा 75% का। फिर वो सोसाइटी, ट्रस्ट हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट कंपनी हो। तो क्या हरियाणा ऐसा पहला स्टेट है? जी नहीं। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पर भी ऑलरेडी ऐसे कोशिश की गई है कि प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाए, लेकिन हर एक में कहीं ना कहीं परेशानी ही आई है। अब हमारे पास दो साइड्स हैं, हमें दोनों मुद्दे देखने पड़ेंगे कि फेवर कौन, मतलब कौन कौन ये बोल रहा है कि हाँ भाई रिजर्वेशन करो, और वो क्या वैलिड पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि ठीक है प्राइवेट सेक्टर में आप रिजर्वेशन कर लो। एंड देन वी हैव टू लुक एट दी अदर साइड कि लोकल रिजर्वेशन के अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट है, कि अगर आप लोकल रिजर्वेशन करते हो प्राइवेट में तो भाई प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट विच इज़ आर्ग्यूमेंट्स इन द सपोर्ट ऑफ दिस लोकल रिजर्वेशन। पहली बात तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप होगा राइट टू एम्प्लॉयमेंट का ना। तो उन्होंने कहा था कि देखो ये जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की ही बात है, और जो कि परमिट किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, है ना। इससे क्या होगा, हमारे जो भी सिटीजन्स होंगे स्टेट के, हरियाणा के, उनको एक लाइवलीहुड का राइट मिल जाएगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि वो स्टेट में डोमिसाइल्ड है। आप लोगों को डोमिसाइल के बारे में पता होना चाहिए। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आपका एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट भी होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ श्रिंक कर रही हैं, उस मुद्दे से डील करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो अगर हम देखें अप्रैल 2020 में ही कुछ ऐसे 40% थे जॉब सीकर्स जो एम्प्टी हैंड रिटर्न कर गए थे स्टेट से। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हरियाणा के कारण भी बहुत सारा लैंड एक्वायर कर दिया जाता है, तो ग्रोथ कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। तो इसलिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को प्रोवाइड की जा सके। फिर कॉरपोरेट्स जो होते हैं ना, ये जो कंपनीज वगैरह होती हैं, ये डिस्क्रिमिनेट करती हैं। उनकी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि वो बोलते हैं कि ये जो लोग हैं नया ट्रेड लर्न नहीं करना चाहते, ये पॉलिटिकल होते हैं, ट्रेड यूनियन बना लेते हैं, उनमें डिसिप्लिन नहीं होता, तो वो अपनी जो टेक्टिक्स यूज़ करते हैं उनको हैंडल करने के लिए भी ये तरीका अच्छा होता है कि रिजर्वेशन दे दो। फिर ये क्या करेंगे, फिर रिसोर्स एलोकेशन भी बहुत स्क्यूड होता है। और जैसे कि आप फाइनेंस कमीशन की बात करो तो एक हायर वेटेज जाता है पॉवर्टी को एंड पॉपुलेशन को विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट। ये जो विज़ होता है ना, इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू डेवलपमेंट। तो यूपी बिहार जो होता है इनको एक अच्छा शेयर मिल जाता है रिसोर्स का। तो यहाँ से क्या होता है कि कुछ स्टेट्स होते हैं जो ऑलरेडी इनकम जनरेट अच्छी करते हैं, उनको नुकसान हो जाता है कि इनकम उन्होंने जनरेट की, उसका बेनिफिट मिल गया दूसरे स्टेट्स को। तो ये वाली भी एक प्रॉब्लम होती है। अगेन ये एक बहुत अच्छा डेटा है, आप इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। वो कहना चाह रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम होता है, यानी कि पर हेड जो इनकम होती है ना, बिहार तमिलनाडु के अंदर वो बहुत नैरो हो गया है। 2015-16 के अंदर बिहार का पर कैपिटा जो था स्टेट का वो 24,000 समथिंग था, लेकिन तमिलनाडु की बात करो तो 1.1 लाख था। तो यू सी ये जो गैप है ना, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप दे दो प्राइवेट सेक्टर में ताकि इन इश्यूज़ को हम हैंडल कर सकें। अब हमें वी हैव टू लुक एट द अदर साइड ऑफ द कॉइन, दैट इज़ कौन कौन लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं देना चाहिए भैया आपको प्राइवेट सेक्टर में, और क्या क्या उसके नुकसान हो सकते हैं। पहली बात तो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ राइट्स हैं, कुछ एक्ट्स हैं जिनको ये वॉयलेट करता है। जैसे कि आर्टिकल 14, देखो आर्टिकल 12 से 35 होते हैं हमारे मेजरली, ठीक है ना। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फ्रीडम, और उस 19 से अपना इक्वल, वो मतलब फ्रीडम वाले 19 से स्टार्ट हो जाते हैं, राइट्स जो इक्वालिटी वाले होते हैं स्टार्टिंग के होते हैं, नहीं 14 से स्टार्ट होते हैं। 12, 13 में तो स्टेट की डेफिनेशन और वो आर्टिकल 13 के बारे में डिफरेंट चीज़ें लिखी होती हैं। ये सब आपको बहुत डिटेल में याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। तो आर्टिकल 19 का अंदर 6 होते हैं, वन के अंदर फिर जी कौन सा होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें वॉलेट हो रही हैं। फिर सन ऑफ द सॉइल सिंड्रोम होता है एक। सन ऑफ द सॉइल का मतलब क्या हो गया, कीवर्ड को पकड़ो, सन ऑफ द सॉइल। देखो आप मान लो आप किसी स्टेट के हो, आप कश्मीर से लेकर और केरला तमिलनाडु तक चले जाओ, आप जिस भी स्टेट के होते हो, कहीं ना कहीं पर आपके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है कि आप उस एरिया के, आपकी वो ज़मीन है तो आप उसको बिलोंग करते हो, यू हैव अनसेड राइट ओवर दैट प्लेस। तो लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई जैसे हरियाणा में अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर लिए तो पीपल आर सेइंग कि यार ये देखो अपनी ज़मीन के ऊपर, मतलब अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है, वो वाली बात है। तो एक सिंड्रोम होता है, उसको और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। लेकिन हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में हम बात करते हैं यूनिटी की, है ना। हम लोगों ने एक फ्रीडम, एक राइट दिया हुआ है कि यू कैन मूव एनीवेयर इन द नेशन, आप यू कैन प्रोफेस एनी प्रोफेशन ऑल्सो, ये सब हमने राइट दिए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ का अगेंस्ट जाता है। एंड इट ओपन्स द पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स एक इंग्लिश में एक फ्रेज़ है कह सकते हैं, तो या फिर आप इसको नहीं, ईडियम तो नहीं बोलेंगे, फ्रेज़ ही बोलते हैं। तो पेंडोरा बॉक्स मतलब होता है मुसीबत का पिटारा। अगर आप ये चीज़ अलाउ कर देते हो, फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करना स्टार्ट कर दोगे ऐसे करके, तो कल को और ऐसी चीज़ें उठ के आएंगी। लेबर मार्केट को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होंगे उनको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ये आप हरियाणा की अगर बात करते हो तो यहाँ पर आप मेजरली देखोगे तो गुरुग्राम, ठीक है। तो गुरुग्राम को तो अब साइबर सिटी डिक्लेयर किया हुआ है। कितनी सारी आईटी इंडस्ट्रीज़, अब यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के अंदर टैलेंट तो पूरे इंडिया से आता है ना, साइबर पूरे का पूरा जो है। तो अब आप रिजर्वेशन दोगे तो बाकी लोगों की जॉब चली जाएगी, तो कंपनी को माइग्रेट करना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, कितना नुकसान होगा। फिर लाइसेंस राज का जो ज़माना हुआ करता था पहले, वो कहीं ना कहीं नेशनलाइजेशन वाली चीज़, रिजर्वेशन, ये सब आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ते हो। लाइसेंस राज ना स्टैटिक में जब पढ़ोगे तो वो चीज़ दोबारा से रिवाइव होने लग जाएगी। और ये भी कह रहे हैं कि भाई कोर इशू क्या है। कोर इशू तो रिजर्वेशन नहीं है, कोर इशू है कि आपने जोग्राफिकल डेवलपमेंट ढंग से नहीं किया है, आपने एजुकेशन और स्किल अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया। आप इन पे फोकस करो ना, आप ये रिजर्वेशन को, तो ये तो बाद की बात है भाई। कंट्री में हम लोगों ने जो ओबीसी का और SC ST का रिजर्वेशन दिया, ये क्यों दिया था? क्योंकि 1947 से पहले इनकी हालत बहुत ख़राब थी। हम तो, अंग्रेज़ों ने हमारी हालत ख़राब कर रखी थी। तो अगर अंग्रेज इनको एजुकेट करते, इनको इक्वल स्टेटस देते, तो हमें आज रिजर्वेशन नहीं देना पड़ता। आज कंट्री में रिजर्वेशन को लेकर कितनी कॉन्ट्रोवर्सी रहती है। वही बात यहाँ पर है कि मेजर मुद्दे तो ये वाले हैं, इनको हैंडल कर लो ना, रिजर्वेशन की बात ही नहीं आएगी।
ये था हमारा टॉपिक। और ये थोड़ी सी एडिशनल मतलब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, रीजनल इनइक्वालिटीज़ हटा दो, वही ऊपर वाला पॉइंट। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ बनाओ जहाँ पर लेबर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, ताकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट का जो गैप है वो फिल हो जाए, ब्रिज हो जाए। एजुकेशन स्किल पे फोकस करो, इंसेंटिव के रूट निकालो। अगर आप कंपनीज़ को बोल रहे हो कि आप 75% दोगे, तो कंपनीज़ को भी कुछ इंसेंटिव दो, ताकि कंपनी को ये ना सोचना पड़े कि अरे यार अपने को तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं, पैसा तो सब दे नहीं रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, गवर्नमेंट ने ये जो बताया था ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला किया था और इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कर दिया है। तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वाले, वो बोल रहे हैं कि आप हमें तो बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कन्वर्ट कर दो, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को बनाने की कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे आई थिंक टाटा की वो आती है ना, नेक्सॉन आती है, कौन सी आती है, वो इलेक्ट्रिक कार है। उस कार की वैल्यू इलेक्ट्रिक कार की इन कंपैरिजन टू पेट्रोल और डीजल ज़्यादा है, क्योंकि वो उसमें बेटर लगती है। तो कंपनी ये बोल रही है, तो हमें तो हमारे ऊपर तुम रूल ने लगा दिया आपने, गवर्नमेंट ने, ठीक है, आप जो बायर है, हमारा कस्टमर है, उसको भी तो कुछ इंसेंटिव दो ना। मान लो गाड़ी मुझे एक्जैक्टली गाड़ी का प्राइस नहीं पता, बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो ये गाड़ी 15 लाख की है, कंपनी बोल रही है कि सेम गाड़ी अगर डीजल में ले रहा होता है कोई पर्सन, तो उसको 12 लाख की पड़ती है। तो अगर आप 3 लाख रुपये यहाँ बढ़वाने के लिए हमें बोल रहे हो, तो आप जो बायर है उसको भी तो कुछ दो ना 3 लाख के ऊपर, ताकि वो इंटरेस्टेड हो इसको परचेज़ करने में। सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है कि गवर्नमेंट बोल रही है आप सिटीजन्स को अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हो तो इंडस्ट्रीज़ को भी, सॉरी गवर्नमेंट नहीं बोल रही, इंडस्ट्रीज़ बोल रही हैं कि अगर आप सिटीज़न को रिजर्वेशन देना चाहते हो तो आप हमको इंडस्ट्रीज़ को भी तो कुछ इंसेंटिव दो। बस थोड़े कीवर्ड मैंने शायद ऊपर नीचे बोल दिए होंगे, पर मेरी भावनाओं को समझ जाना। तो कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि ये जो लेजिस्लेशन है सन ऑफ द सॉइल वाला, इसमें तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 2020 में रिजर्व की थी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के लिए। उसमें भी कुछ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को लेकर क्वेश्चन उठे थे। आर्टिकल 16 के अंदर बेसिकली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में आप एक स्टेट दूसरे स्टेट से डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, एंड बेसिकली प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस को लेकर के। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा हुआ है। जुडिशियल इश्यूज़ का स्टैंड है, कहीं पूछा तो नहीं जाएगा, बट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बार बार ऐसी चीज़ों को डिनाई करता आया है, 2019 में भी और 2002 में, 1984 में। ये वो बहुत पॉपुलर केसेस नहीं है, तो इनके बारे में आपसे यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा। वो सिर्फ पॉपुलर इस तरह के स्टेटमेंट से केसेस के ऊपर पूछता है। जैसे 2021 का जो भी अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, उसमें राइट टू प्रिवेसी का पूछ लिया था, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो वो पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था 2017 में, और ये बहुत मेजर जजमेंट था, तो वो पता होना चाहिए। बट इस जजमेंट में कुछ ऐसा मेजर नहीं था, तो ये आपको याद नहीं करना है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इफ़ यू वांट सिंपली जस्ट रीड इट, अदरवाइज इग्नोर। यहाँ पर ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। अभी जो मेंस 2021 हुआ था ना, उसमें देख लो माइंड मैप्स के सारे टॉपिक्स कवर हुए थे, और भी बहुत सारे थे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। COP 26 अभी मेंस में आया था 2021 में। हंगर माल न्यूट्रिशन का टॉपिक भी आया था, ऑकस वाला भी आया था। 15 फाइनेंस कमीशन था, उन्होंने 14 पूछा था, बट जिसने 15 पढ़ा था उसको पता होता कि 14 में क्या कुछ चेंजेस किए गए थे। अर्थक्वेक का क्वेश्चन भी आया था, अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी का भी आया था, SCO शंघाई कोऑपरेशन का क्वेश्चन था, साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी था। कोल माइनिंग का कमर्शियल का डायरेक्ट नहीं था, लेकिन जो मिनरल्स वाला था ना, उसके पॉइंट्स यहाँ से मिल जाते। विमेन इन जुडिशरी तो डायरेक्ट टॉपिक आया हुआ था। एंटार्क्टिका का और आर्कटिका दोनों आया होता। आर्कटिका भी माइंड मैप ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्वेश्चन आया था ना, वो एक्चुअली इस टॉपिक से आया था। ये जो NCT में चेंजेस किए गए थे, CBI वर्सेस स्टेट्स आया था, ये सब आपने देखे हुए हैं। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी और NGO का ये क्वेश्चन आया हुआ था। डिजिटल लिटरेसी का क्वेश्चन आया हुआ था। स्टेट फाइनेंस है, जो कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट का इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आया हुआ था। काउंटर टेररिज्म को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ था। एयर पोल्यूशन का WHO के जो गाइडलाइंस था ना, ये वही वाला टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आए हुए थे। आपको भी अगर ये माइंड मैप्स डाउनलोड करने हो तो 700 से ज़्यादा टॉपिक्स हैं, और बहुत करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक इन हर तरह के हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डाउनलोड लिंक है, यू कैन सेव दैम। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का लास्ट सेक्शन है, दैट इज़ न्यूज़ इन शॉर्ट। ये कवर कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बस, और बहुत ही आसान है। पहला तो है कि हैदराबाद डिक्लेरेशन हुआ है ऑन द गवर्नेंस, ये अडॉप्ट किया गया था। भाई हैदराबाद को लेकर के रिसेंटली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था 2021 में, ट्री सिटी को करके। तो ऐसे छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं, ये कुछ नहीं पता है, UPSC दोबारा पूछ लेगा हैदराबाद को क्वेश्चन, हल्के में मत लेना UPSC को आप। 24th एक नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसने हैदराबाद डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था। मिनिस्ट्री याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नेंस करते हो, गवर्नेंस का मतलब होता है शासन करना, है ना। और की बात करते हो तो उसी शासन को आप जितना हो सकता है उसको डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो कवरेज बढ़ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, है ना, रिस्पॉन्स बढ़ेगा, बेटर एक्सेस मिलेगा, इक्विटी मिलेगी, सोशल एम्पावरमेंट होगा। अब डिक्लेरेशन में क्या होगा, जो भी सिटीजन की सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड यूज़ करोगे फॉर वैलिडेशन, UPI यूज़ करोगे फॉर पेमेंट,
डिजी लॉकर फॉर अपलोडिंग योर सर्टिफिकेट्स। उमंग जो ऐप है उसमें सारी मेजर गवर्नमेंट के वो हैं पोर्टल्स हैं, ई साइन वाला हो गया। फिर कोई भी नेशनल लेवल की या पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में। और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ यानी कि जो नया बदलाव आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, 5G, इन सब को भी बहुत अच्छे से आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। कोई पैंडमिक जैसी सिचुएशंस आ जाएंगी तो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस की वजह से उसमें अच्छे से आप विदस्टैंड कर सकते हो, उन डिसरप्शंस को हैंडल कर सकते हो। डिजिटल को प्राइमरी एस्पेक्ट बनाया जाएगा गवर्नमेंट सर्विसेज का। ये बहुत अच्छा है, मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल आजकल वो हो गया ना डिजी लॉकर वाला कॉन्सेप्ट, मुझे खुद बहुत पसंद आया। आप गवर्नमेंट के रूल्स में मेंशन है कि आपको अपना लाइसेंस, आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन इंश्योरेंस कुछ कैरी करना ज़रूरी नहीं है। आप डिजी लॉकर की ऐप इंस्टॉल करो, उसमें एक बार अपने डॉक्यूमेंट को एंटर करो, वो ऑनलाइन जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सेव्ड है ना उसको फेच कर लेता है, तो आप मोबाइल से दिखा सकते हो। यू डोंट नीड टू कैरी ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स ऑल द टाइम विद यू। फिर नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट भी है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इन्होंने अडॉप्ट किया था। कुछ दूसरे इनिशिएटिव्स हैं स्टेट वाइज, यार ये ना नोट डाउन कर लेना, ये मेंस में आपको आंसर लिखने में बहुत हेल्प करेंगे। कोई ऐसा टॉपिक आता है ना अगर, तो जैसे भूमि प्रोजेक्ट है कर्नाटका का, ई सेवा आंध्र प्रदेश का, ज्ञान दूत है मध्य प्रदेश का, लोकवाणी यूपी का है, फ्रेंड्स है केरला का। इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं, बस ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल जाते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। अब आप टाइटल को देखो, डिस्ट्रिक्ट का कितनी अच्छी गवर्नेंस है उसको लेकर एक इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि किसने रिलीज़ किया इसको। तो एक डिपार्टमेंट ऑफ ARPG, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस मतलब होता है जो भी शिकायत वगैरह होती है ना उन सब चीज़ों को लेकर के। तो इसमें ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, ये एक्चुअली अभी जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए किया गया था, तो ये स्टेट स्पेसिफिक है यहाँ पर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन करता है। रैंकिंग यहाँ पर काम नहीं आएगी अभी। हाँ, अगर आप जम्मू कश्मीर का स्टेट PCS दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो कि बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा डेटा इसका। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है करप्शन परसेप्शन का। इंडिया की रैंकिंग 85 हुई है, पहले 86 थी, और कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट रहा है। ये भी एक लाइन अच्छी रखना, याद रखना, पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया का जो स्कोर है वो एक स्टैग्नेंट सा रहा है। टॉप पे कौन है? डेनमार्क विच इज़ यूरोपियन नेशन, फिनलैंड यूरोपियन नेशन, और न्यूजीलैंड क्या है? ओशनिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास। इन्होंने इसको जॉइंटली टॉप किया है। ओपन डेटा वीक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने एनकरेज किया है कि हम इनोवेशन करना चाहते हैं भारत के अर्बन इकोसिस्टम में। तो कुछ 100 स्मार्ट सिटीज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इसमें, जहाँ पर हाई क्वालिटी के जो डेटा सेट्स होते हैं इनको पब्लिश किया जाएगा पोर्टल पर। तो इसका एम है कैसे उस ओपन डेटा का फ़ायदा उठा सकता है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाएं, ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ाएं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू एक RADPFI है विच स्टैंड्स फॉर रूरल एरिया डेवलपमेंट प्लान फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इसकी गाइडलाइंस हैं। UPSC हैज़ आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन गाइडलाइंस, ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा। IR के टॉपिक में WHO के बारे में बताया गया है। पिछले 2 सालों में मेंस 2020 एंड 21 में UPSC ने WHO की गाइडलाइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। 20 में पूछा था उन्होंने कोविड को लेकर, 21 में उन्होंने पूछा था एयर क्वालिटी को लेकर, और मैंने दोनों के माइंड मैप आपको प्रोवाइड किए हुए थे ऑलरेडी, मतलब एग्ज़ाम से पहले। तो उन माइंड मैप में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपके कवर हो जाते हैं, उनको लाइटली मत लेना। तो गाइडलाइंस हैं, किस तरह की टाइपोलॉजी होगी, विलेज टाउन प्लानिंग कैसे होगा, 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को स्टेट फाइनेंस कमीशन के साथ कैसे एस्पेक्ट को अटैच करना है, बस ये सब चीज़ें हैं। गाइडलाइंस आपको ध्यान रखना। अब ये ना क्वेश्चन समझने की बात है कि WHO की गाइडलाइंस पूछ रहा है तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की गाइडलाइंस पूछेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर पूछेगा तो आपको इस चीज़ को पढ़ना है, नहीं पूछेगा तो आप इग्नोर करके चल सकते हो। ये तो हम लोग टॉपिक पढ़ चुके थे। IAS ऑफिसर्स के कुछ रूल्स बनाए गए थे। पहले तो रूल देख लेते हैं, अमेंडमेंट किया गया था, काफ़ी हल्ला हुआ था इसके ऊपर भी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टेट लेवल के ऊपर जो IAS ऑफिसर्स को डेप्यूटेशन होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको सेंटर लेवल के ऊपर भी डेप्यूट कर सकती है कि ठीक है भाई, इस स्टेट में इतने ऑफिसर्स हैं, हमको सेंटर लेवल पे चाहिए, मिनिस्ट्री में चाहिए, तो वो उनको बुला लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट से उनको थोड़ा सा विचार विमर्श करना होता था, भाई इतने आपके पास हैं, इनको इस पोजीशन वाले लोग चाहिए। अब गवर्नमेंट ने, सेंट्रल ने अमेंड किया है कि इनको हम अपनी मर्जी से बुला सकते हैं और हमको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो IAS कार्डर के रूल्स हैं 1954 के, वहाँ अमेंडमेंट किया गया था। एंड स्टेट्स ने कहा कि भाई ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, और स्टेट की कुछ पावर होती है IAS एंड IPS को लेकर के, और कहीं ना कहीं उस चीज़ के अगेंस्ट में जा रहा है ये। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है उनके मुताबिक जो सेंट्रल डेपुटेशन होता है IAS ऑफिसर्स का वो कम रिड्यूस हो गया है। 2011 में 309 था और प्रेजेंटली 223 चल रहा है। तो ये डेटा भी सपोर्टिंग डेटा है।
न्यूज़ इन शॉर्ट का लास्ट टॉपिक है, कैबिनेट ने जो हमारा नेशनल NCS के ना नेशनल कमीशन है सफाई कर्मचारी का, उसको 2022 के बियॉन्ड एक्सटेंड कर दिया गया है। तो पहले जो इसका टर्म था वो अभी रिसेंटली मतलब ख़त्म हो रहा है इसका टर्म 31 मार्च को, लेकिन इसको और फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सफाई कर्मचारी वाले के अंदर क्या कुछ होता है, एक तो मैनुअल स्कैवेंजर वाला एक्ट आता है हमारा, है ना, 1993 में इसको हम लोगों ने सेटअप किया था। तो इसको टेन्योर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है ना। 2004 में इसको एक्सटेंड किया था एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी ऑल्सो। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं याद रखने की, कब स्टार्ट हुआ था, कब स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी, कौन सा एक्ट किसके अंडर आता है, बहुत स्मॉल थिंग्स हैं। और सिग्निफिकेंस क्या होता है देख लो, सफाई कर्मचारी वालों को जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, उनको हज़ार्डियस मैनुअल क्लीनिंग वगैरह से बचाना, उनके जितने भी हो सकते हैं सेप्टिक टैंक्स वगैरह उनको मैकेनाइजेशन में सपोर्ट करना, उसके लिए हमारे पास एक नेशनल लेवल का कमीशन है NCS। तो बहुत ही छोटा था पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेक्शन हमारा। अब इसके बाद हम लोग IR करेंगे।